तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एल्फेरिया को दिखाने से होती है, जो कि सो रही होती है। तभी वहाँ पर सेरिसा आ जाती है, जो आती एल्फेरिया को एक चपेट लगा देती है, जिससे एल्फेरिया कौन है उसकी नींद टूट जाती है। और फिर एल्फेरिया सेरिसा से कहती है कि प्लीज आप ऐसा मत किया कीजिए, जिस पर सेरिसा कहती है तो फिर आप एक मेजा वेंडर की तरह एक्ट कीजिए। आप या तो हमेशा सोती रहती हैं, या तो हमेशा टावर के नीचे देखती रहती हैं। ऐसा करके आप मेजा वेंडर्स का नाम खराब कर रही हैं। खैर इसके बाद सेरिसा एक लिस्ट एल्फेरिया को दिखाते हुए कहती है कि जरा आप इन रिक्रूटर्स पर एक नजर डालिए। ये वो स्टूडेंट है जिनको स्काउट्स ने रिकमेंड किया है। हमें इस बार बहुत अच्छे कैंडिडेट्स मिले हैं, और एक कैंडिडेट ऐसा भी है जो कि आइस फैक्शन के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। उसका नाम जूलियस रेनबर्ग है, और वो फेस्टिवल में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मेरे हिसाब से जूलियस आपका सक्सेसर बनने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम लोगों को फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कमेंटेटर माइक कह रहा होता है कि दोस्तों, क्राउन अटैक गेम अब अपने फाइनल स्टेज में पहुंच चुका है, और इस स्टेज में जो भी कैंडिडेट सबसे पहले क्राउन को हासिल करेगा वही इस गेम को जीत जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि कैसे स्क्वाड 6 का विल स्क्वाड 9 के तीनों मेंबर का सामना करता है। इधर नीचे ग्राउंड पर जूलियस विल से कहता है, अच्छा हुआ फ्लंकी, तुम यहाँ तक पहुँच गए। मुझे तो चिंता हो रही थी कि कहीं मैं ऐसे ही ना जीत जाऊं। अगर मैं तुम्हारी बेइज्जती किए बिना ही जीत जाता तो मुझे अच्छा नहीं लगता। जिस पर विल जूलियस से कहता है, तुम चिंता मत करो जूलियस, जब तक तुम सारे ड्वार्फ से माफी नहीं मांग लेते तब तक मैं नहीं हारने वाला। जो सुनकर जूलियस कहता है, ओह तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो नो टैलेंट, तुम मेरे लिए बस एक खिलौने हो। इतना कहने के बाद जूलियस वहाँ पर अपने मैजिक से चारों तरफ स्मोक फैला देता है, ताकि विल उसकी लोकेशन ट्रैक ना कर पाए। लेकिन वहीं पर हम लोग देख पाते हैं कि विल स्मोक स्क्रीन के अंदर से भी उन लोगों की मैजिकल एनर्जी को सेंस कर पा रहा होता है। आगे वो लोग स्मोक का फायदा उठाकर विल को चारों तरफ से घेरने लगते हैं, और फिर जूलियस एक आइस क्रिस्टल से विल के ऊपर हमला कर देता है, मगर विल उस अटैक से बच जाता है और भागते हुए सोचता है कि अगर मैं एक जगह पर खड़ा रहा तो ये लोग पक्का मुझ पर अटैक करेंगे, इसीलिए मुझे मूव करते रहना होगा। चाहे मैं इन्हें देख नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं इनके अटैक को डिटेक्ट कर सकता हूँ। और फिर देखते ही देखते विल जूलियस के तीनों अटैक को डोज कर देता है, और फिर वो जूलियस की तरफ बढ़ने लगता है। और जब वो उसके ऊपर अटैक करने वाला होता है कि तभी कहीं और से एक और अटैक आकर विल को लग जाता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। जो देखकर विल समझ नहीं पाता कि आखिरकार ये चौथा हमला कहाँ से आया है। तभी जूलियस विल से कहता है, क्या हुआ फ्लंकी, तुम तो बहुत जल्दी हार मान गए, हम तो यहाँ से हिले भी नहीं हैं। और उसी वक्त हम लोग जूलियस के बहुत सारे क्लोन्स को देख पाते हैं, जो कि पूरे ग्राउंड में फैल गए थे, और उसके इतने क्लोन्स को देखकर वहाँ पर बैठे सभी लोग हैरान थे। जिसके बाद वो सारे क्लोन्स विल की तरफ बढ़ने लगते हैं, और तभी जूलियस विल से कहता है, अरे मैं तुम्हें एक चीज तो बताना ही भूल गया, ये क्लोन्स फटते भी हैं। और तभी देखते ही देखते एक क्लोन विल के पास जाकर फट जाता है, जिससे विल बर्फ में कैद हो जाता है। और इस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि मुझे पूरा यकीन है ये वही स्पेल है। तो वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर वोकनर भी जूलियस के स्पेल को देखकर कहते हैं, ये तो सीक्रेट मैजिक है जिसे एल्फेरिया ने इन्वेंट किया है। इसका नाम ई ग्लास फ्रोसे है। एल्फेरिया ने 12 ओरिजिनल स्पेल्स को क्रिएट किया है, जिन्हें एल्फेरिया के नाम पर ही सीरियल मैजिक नाम दिया गया है, और ये उसी सीरीज में से एक स्पेल को यूज कर रहा है। जिसके बाद हम लोग विल को देखते हैं, वो भी उस स्पेल को देखकर सोच रहा होता है कि ये तो एल्फेरिया का स्पेल है। ये एक ऐसा क्लोन स्पेल है जो कि कास्टर की लिविंग आइस क्लोन स्कल्पचर्स को बना देता है। आखिरकार तुम एल्फी के स्पेल को कैसे यूज कर पा रहे हो? जिस पर जूलियस हंसते हुए कहता है, क्योंकि मैं टैलेंटेड हूँ, मैंने खुद से इस स्पेल को यूज करना सीखा है। चाहे ये सीरीज की पहली स्पेल ही क्यों ना हो, पर मैं मेजा वेंडर के लेवल तक पहुँच चुका हूँ, और मेरे हिसाब से एल्फेरिया इतनी भी खास नहीं थी, और एक दिन मैं उसकी जगह छीन लूंगा। अब ये सुनकर तो विल का माथा भंड, और वो बर्फ को तोड़कर जूलियस के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी जूलियस और उसके क्लोन्स विल को रोकने लगते हैं और उसके ऊपर बार बार हमला करने लगते हैं। और इसी दौरान जूलियस कह रहा होता है कि मैं अपनी मर्जी से अपने क्लोन्स को यूज कर सकता हूँ। आगे जूलियस के क्लोन्स विल को घेर लेते हैं और उसके ऊपर एक केज बना देते हैं, जिसे विल तोड़ भी नहीं पा रहा होता है। और तभी जूलियस विल से कहता है
कि एक खुले सांड को पकड़ना सच में बहुत आसान होता है। जिसके बाद जूलियस एक बहुत बड़ा बर्फ का टुकड़ा विल के ऊपर गिरा देता है, जिससे विल उसके अंदर फंस जाता है। जो देखकर माइक कहता है, जूलियस तो सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है। जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड भी एग्री करते हैं और कहते हैं कि हाँ, सही कहा, इसने तो बिना हिले ही गेम को जीत लिया। ये तो सच में एक कमाल का जादूगर है। इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि इसने 10,000 पॉइंट्स इकट्ठे किए हैं। जिसके बाद जूलियस भाई साहब भी चोड़ में आ गए। वो अपनी पावर को फ्लेक्स करते हुए कहता है कि क्या तुम लोग देख रहे हो स्काउट्स, मैंने कितनी आसानी से लेडी एल्फेरिया के मैजिक को मास्टर कर लिया है और अब मैं उनका सक्सेसर बनने के काबिल बन चुका हूँ। जो सब सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोग ताली बजाने लगते हैं, जूलियस की तारीफ करने लगते हैं। आगे हम दूसरी तरफ आयरिस को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रही होती है तो वो सब कुछ डेमोन्स्ट्रेशन था। इसने विल की मॉन्स्टर जैसी एजिलिटी का फायदा उठाकर खुद को अच्छा दिखाया है। ये तो सच में बहुत चालाक है। आगे रोस्टी कहता है कि अब जब इसने ये सब कह दिया है तो जरा सोचो, अगर ये यहाँ पर विल से हार जाता है तो इसकी कितनी बेइज्जती होगी। रोस्टी इधर इतना कह ही रहा था कि उधर विल उस बर्फ के कैद से बाहर निकल जाता है और कहता है, थैंक यू जूलियस, तुम्हारी स्पेल की वजह से मेरा दिमाग ठंडा हो गया है। वो क्या है ना कि जब भी कोई एल्फी के बारे में उल्टी सीधी बातें करता है ना तो मेरा भेजा भंड हो जाता है और ये मेरी बहुत बुरी आदत है। जो सुनकर इधर जूलियस को गुस्सा आ जाता है और वो सब मिलकर विल के ऊपर हमला कर देते हैं और इधर विल उनके अटैक से बचता हुआ जूलियस के दोनों साथियों पर अटैक कर देता है, जिससे वो दोनों वहीं पर बेहोश हो जाते हैं। ये देखकर इधर प्रोफेसर एडवर्ड अपने मन में कहते हैं कि पहले विल ने अपने फर्स्ट अटैक में खुद को छुपा लिया था और उसके बाद उन पर पीछे से अटैक कर दिया, जैसे कि इसने मेरे साथ किया था। आगे माइक कहता है कि विल ने अभी स्क्वाड 9 के दोनों मेंबर्स को बेहोश कर दिया है और तभी जूलियस के सारे क्लोन्स टूट जाते हैं। तभी विल बताता है कि तुम अपने टीममेट्स की मदद से उन क्लोन्स को कंट्रोल कर रहे थे और उन्हीं की मदद से तुम एल्फी के स्पेल को कास्ट कर पा रहे थे। सच बताऊं, तुम तो एल्फी की परछाई तक नहीं हो। विल की बातें सुनकर जूलियस बहुत गुस्सा हो जाता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ एल्फेरिया कहती है कि अगर ये रिपोर्ट सही है तो शायद जूलियस मेरा सक्सेसर बन सकता है। मगर सेरिसा, मैं इतने दिनों से अपने सक्सेसर का इंतजार नहीं कर रही हूँ, बल्कि मुझे मेरी साइड की एक लॉन्ग स्वॉर्ड चाहिए। वॉन्ड एंड स्वॉर्ड। वॉन्ड तो हो गई एल्फेरिया और स्वॉर्ड हो गया हमारा विल। वहीं इधर ग्राउंड में आगे विल कहता है कि आर्ट्स वेस स्पेल को उसी तरीके से कंट्रोल किया जाता है जिस तरह एक गार्डियन को सियोन ने कंट्रोल किया था। मगर तुम तो अपने टीममेट्स की मदद ले रहे हो, इसका मतलब तुम्हें आर्ट्स वेस को मास्टर नहीं किया है। यह सुनकर जूलियस कहता है कि एक नो टैलेंट को मेरे बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, और ऐसा बोलते से वो विल पर अटैक कर देता है। लेकिन विल अपने स्वॉर्ड से उस अटैक को काट देता है तो जूलियस वहाँ पर एक एक्सप्लोजन कर देता है, मगर विल फिर से बच जाता है। तो फिर जूलियस अपने और क्लोन्स बना लेता है और विल पर लगातार अटैक करने लगता है, मगर विल भी उसके सारे अटैक से बच रहा था। तभी जूलियस अपने मन में कहता है कि हाँ, ये बात सही है कि मैं अभी सिर्फ 4 क्लोन्स को ही कंट्रोल कर सकता हूँ और क्लोन्स को कंट्रोल करने के लिए मुझे मेरे टीममेट्स की जरूरत है। मगर विल ये तो पता नहीं कर सकता कि इन क्लोन्स में से मैं कौन सा हूँ, क्योंकि ये क्लोन तो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं और सोने पे सुहागा, इन सब के पास तो मेरे जैसा ही एटीट्यूड है। जूलियस ये सब सोच ही रहा था कि तभी विल उसके पास पहुंच जाता है और उसके ऊपर अपने स्वॉर्ड से अटैक कर देता है। तो जूलियस अपने मैजिक से अपने सामने एक आइस की वॉल बना देता है, लेकिन विल उस वॉल को भी तोड़कर जूलियस को पीछे धकेल देता है। जिस पर जूलियस विल से पूछता है कि तुमने इतने क्लोन्स में से मुझे कैसे ढूंढ लिया। जिस पर विल कहता है कि आर्ट्स वेस स्पेल के क्लोन्स का बॉडी टेम्परेचर स्पेल कास्टर के बॉडी टेम्परेचर के बिल्कुल अपोजिट होता है। उनका टेम्परेचर लगभग -36 डिग्री या 37 डिग्री होता है, और अगर स्पेल कास्टर उस स्पेल को अच्छी तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाता तो टेम्परेचर ओवरफ्लो होने के कारण क्लोन से बाहर निकलने लगता है, जिससे उन क्लोन्स के पैरों के नीचे फ्रोस्ट वॉकर्स की तरह आइस निकलने लगती है। और ये सुनकर जूलियस जब अपने क्लोन्स को देखता है तो सच में उनके पैरों के नीचे आइस होती है, जिसके बाद तो वो सारे क्लोन्स भट टूट जाते हैं। फिर जूलियस विल से कहता है कि आखिरकार तुम जैसे नो टैलेंट को इस स्पेल के बारे में मुझसे ज्यादा कैसे पता है। जिस पर विल कहता है कि एल्फेरिया और मैं बचपन के दोस्त हैं, हम दोनों ऑर्फन थे, हम दोनों एक ही ऑर्फनेज में बड़े हुए हैं, इसी वजह से मैं उसके मैजिक को इतने अच्छे से जानता हूँ। मुझे वो मैजिक इतना अच्छा लगता है कि मैंने उसके बारे में सब कुछ पढ़ा है।
मगर मैं उसकी बराबरी नहीं कर पाया। तभी ऊपर एल्फेरिया कहती है कि विल तुम चिंता मत करो, हमारी मेमोरीज और तुम्हारा हार्डवर्क वेस्ट नहीं होगा। जिसके बाद विल जूलियस से कहता है कि मुझे एल्फी के मैजिक के स्ट्रेंथ और सारे वीकनेस के बारे में पता है। विल की बातें सुनकर जूलियस को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो विल पर अटैक कर देता है, मगर विल अपनी स्वॉर्ड से उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है और कहता है कि जूलियस तुम सच में एक कमाल की मैजिशियन हो। आज तक कोई और मैजिशियन ने एल्फी की मैजिक को यूज नहीं किया था, मगर आर्सवेस वो स्पेल जो एल्फेरिया ने 2 साल की उम्र में क्रिएट किया था, इसीलिए उसमें बहुत सारी वीकनेस है और तुम जो इस स्पेल को यूज करके अपने आप को बहुत ज्यादा पावरफुल मानते हो, तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो। विल की बातें सुनकर जूलियस अपने मन में कहता है कि जब मैंने इस स्पेल को यूज करना सीख लिया था तब तो मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पावरफुल समझने लगा था, लेकिन मैं तो खाली एक 2 साल के बच्चे के लेवल तक ही पहुंच पाया हूँ। और यह सोचकर वो जोर जोर से फिलफिल करने लगता है, जिसके बाद वो एकदम से बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने 8 क्लोन्स को समन कर लेता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं सिर्फ 4 क्लोन्स ही समन कर सकता हूँ, तो क्या हुआ अगर मैं इन्हें अच्छे से कंट्रोल नहीं कर सकता, मगर फिर भी मैं तुम्हें तो हरा सकता हूँ ना। और अब तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है विल। जिस पर विल कहता है कि मुझे माफ करना जूलियस, मगर मुझे 10 एल्फेरिया ने तंग किया है और मैंने उन्हें संभाला भी है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में फाइट फिर से स्टार्ट हो जाती है और बैकग्राउंड में एक मस्त सा म्यूजिक चलने लगता है। जूलियस के सारे क्लोन्स विल पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन विल सारे अटैक से बचता हुआ जूलियस के क्लोन को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर इधर जूलियस बहुत डर जाता है और उसे दूर भागने लगता है। वो अपने क्लोन्स को विल को रोकने का बोल रहा था, लेकिन विल उन सभी क्लोन्स के अटैक से बचते हुए उन सभी क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है और उन सभी को डिस्ट्रॉय करते ही जूलियस विल के पास पहुंचकर उसे एक पंच मारता है, जिससे जूलियस वहीं पर टीन टपाक डुम डुम वहीं पर बेहोश हो जाता है। इतना खतरनाक आक्रमण देखने के बाद सारी ऑडियंस तालियां बजाने लगती है और माइक में कहता है कि दोस्तों विल डुएल को बहुत ही खतरनाक तरीके से जीत चुका है और आखिरकार एक नो टैलेंट ने, एक इलाइट जिसके पास 10,000 से भी ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स थे, उसे हरा दिया है। यह देखकर कोलेट भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और लिहाना भी यह देखकर हैरान हो गई थी। आगे माइक कहता है तो अब विल के रास्ते में कोई नहीं है, तो उसे जीतने के लिए बस उस क्राउन को लेना है। मगर तभी अचानक से वहाँ पर विग्नेल आ जाता है और कहता है कि क्या तुम्हें इस गेम के रूल्स पता भी है? जब तुम दोनों लड़ रहे थे तभी मैंने इस क्राउन को उठा लिया था। और ये देखकर इधर माइक बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसने जो विग्नेल पर पैसे लगाए थे वो अब जीत चुका है। जिसके बाद वो वापस से कहता है, अरे ये गेम में अचानक क्या हुआ? ये गेम तो पूरी तरीके से टर्न हो गया। अब इस गेम का विनर स्क्वेयर ट्वेल्व है, जिसका लीडर विग्नेल है। तभी सीन एल्फेरिया के रूम में शिफ्ट होता है, जहाँ सेरिसा कहती है लगता है कि क्राउन अटैक खत्म हो चुका है। तभी एल्फेरिया कहती है कि सेरिसा, क्या कोई ऐसी स्पेल है जिससे मैं किसी की मेमोरीज को इरेज कर सकती हूँ? जिस पर सेरिसा कहती है कि हाँ, फॉरबिडन आर्ट्स में ऐसा कुछ है, लेकिन मैं आपको वो यूज नहीं करने दूंगी। तभी एल्फेरिया कहती है कि तुम गलत हो विल, मैं तुम्हें तंग नहीं कर रही थी, मैं तो बस तुम्हें अपने पास रखना चाहती थी ताकि हम लोग एक साथ खेल सकें। अब सारे स्टूडेंट्स को मेरे डार्क पास्ट के बारे में पता चल गया है। अगले सीन में हम दूसरी तरफ सियोन को भी देखते हैं। वो कह रहा था कि विल, आखिरकार तुमने जूलियस को भी हरा दिया, लेकिन मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। जिसके बाद इधर मैजिक ग्राउंड में कोलेट विल के पास आ जाती है। विल उससे कहता है, मुझे माफ करना, पर मैं इस गेम को नहीं जीत पाया, लेकिन मैं अब अपना प्रॉमिस निभा पाऊंगा। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग सारे ड्वार्फ को देखते हैं, जो कि विल के जीतने की खुशी में पार्टी कर रहे होते हैं। वो लोग विल और कोलेट को उनके लिए इतनी मेहनत करने के लिए थैंक यू कहते हैं। तब प्रोफेसर वोकनर भी उन ड्वार्फ को विल का ध्यान रखने के लिए शुक्रिया कहते हैं। जिसके बाद डोनान विल से पूछता है कि क्या उसको टावर के स्काउट्स के द्वारा चुना गया, जिस पर कोलेट बताती है कि नहीं, विल को टावर के स्काउट्स ने नहीं चुना। हम लोग तो वहाँ पर कोई भी इवेंट जीत ही नहीं पाए और साथ ही में वहाँ पर बहुत सारा हंगामा भी हो गया और ये सारी की सारी सिर्फ उसी सियोन की गलती है, उसी की वजह से हमें चुना नहीं गया। आगे रोस्टी विल से पूछता है कि तुम्हारा वो तीसरा टीममेट गया कहाँ पर, दिखाई नहीं दे रहा। जिस पर विल बताता है कि उसने सियोन को बुलाने की कोशिश तो की थी, पर बुलाती है मगर जाने का नहीं, सियोन ने आने से इनकार कर दिया। जिस पर डोनान विल से कहता है, हाँ छोड़ो उसको, कोई बात नहीं, वैसे भी हम लोग लड़ाई तो जीत ही चुके हैं
और साथ ही में हमें सही मायने में माफी भी मिल गई है। और तभी हम लोग जूलियस को देख पाते हैं जो कि अपने साथियों के साथ उस रेस्टोरेंट में काम कर रहा होता है और वो ऐसा करते हुए खुद को कोस भी रहा था क्योंकि वो उस नो टैलेंट से हार गया, जिस वजह से उसको कहीं पर भी चुना भी नहीं गया और साथ ही में उसको ड्वार्फ के लिए काम भी करना पड़ रहा है। और तभी कोलेट भी कहती है कि जूलियस को वही मिला जो वो डिजर्व करता है। जिसके बाद कोलेट प्रोफेसर वोकनर से पूछती है कि क्या यहाँ पर उन लोगों का इस तरह से पार्टी करना एक बैड आइडिया है, जिस पर प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि मैंने तुम लोगों को पहले भी नहीं रोका था और अब भी नहीं रोकूंगा, पर अब जब विल ने फेस्टिवल में पार्ट ले ही लिया है तो सबको ये पता चल गया होगा कि विल क्या कर सकता है। अब ये देखने वाली बात है कि कल से विल उन चीजों को कैसे हैंडल करता है। जिस पर कोलेट प्रोफेसर से पूछती है कि अब जब सबको विल की पावर के बारे में पता चल गया है तो क्या सब अब से उसके साथ अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे। जिस पर प्रोफेसर कोलेट से कहते हैं कि ये सब उतना सिंपल भी नहीं होता है, अब सब कुछ तुम्हें कल ही पता चलेगा। जिसके साथ ही ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पर अब सारे के सारे लोग जो पहले विल को भाव तक नहीं दे रहे थे वो लोग विल को अपनी टीम में ज्वाइन करने के लिए पूछने आए होते हैं और अब वो लोग उसको चारों तरफ से घेर भी लेते हैं। तभी कोलेट अपने मन में सोचती है कि अब जब सबको विल की पावर का अंदाजा हो गया है तो ये लोग विल में इंटरेस्टेड हो गए हैं। क्या प्रोफेसर वोकनर इसी बारे में बात कर रहे थे। जिसके बाद कोलेट विल के पास जाकर उसको भीड़ से बचाने लगती है। वो अब उन लोगों से कहती है कि यार मतलब तुमको शर्म नहीं आती है, जरा भी शर्म नहीं आती है। तुम लोगों ने विल को कितना बुली किया, उसके बावजूद भी तुम लोग उससे ये सब पूछ रहे हो। तुम लोगों को जरा भी नहीं लगता कि विल को अभी तुम लोगों पर गुस्सा आ रहा होगा। लेकिन वहीं जब हम दूसरी तरफ विल को देखते हैं तो उसको रत्ती भर गुस्सा नहीं आ रहा था, वो तो उल्टा खुशी के मारे फूले जा रहा था। आहा, सब लोग मेरी तारीफ कर रहे हैं, क्या मजा आ रहा है, ला 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 ला। क्योंकि उसको तो ये सब लग रहा था कि अब सब लोग उसको अपना दोस्त मानने लगे हैं। विल का ऐसा एक्सप्रेशन देखकर कोलेट का माथा बंद हो जाता है। आगे वहाँ पर एक लड़की भी कहती है कि तुम इन सब से दूर रहो कोलेट, और वैसे भी तुम तो विल को हमेशा अपने पास रखना चाहती हो। चलो विल, हम लोग साथ में डंजन में चलते हैं। ऐसा बोलते सी वो लड़की विल का हाथ पकड़ लेती है, जो देखते सी तो कोलेट का माथा ब्रर हो जाता है और वो जोश जोश में सबसे कह देती है कि विल किसी के साथ कहीं पर भी नहीं जाएगा क्योंकि वो कल मेरे साथ शॉपिंग पर जाने वाला है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलेट अपने रूम में पछता रही होती है कि क्यों उसने सुबह जोश जोश में ऐसा कुछ बोल दिया जिससे सबको लग रहा होगा कि कोलेट कल विल के साथ डेट पर जा रही है। तभी पीछे से उसकी रूममेट रोज आ जाती है, जो आते ही कोलेट से कहती है कि मैंने सुना है कि तुम कल विल के साथ डेट पर जा रही हो। जिस पर कोलेट शर्माते हुए कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस शॉपिंग पर जा रहे हैं। तब रोज कोलेट से कहती है तो अगर ऐसी बात है तो फिर तो तुम्हें कुछ क्यूट सा पहनना चाहिए जिससे यह सब झूठ भी सच लगे। जिस पर कोलेट भी एग्री करती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग विल को देखते हैं जो कि पढ़ रहा होता है। तभी रोस्टी विल से उसका कल का प्लान पूछता है कि वो कल क्या करने वाला है, क्योंकि कल तो उनकी कोई क्लासेस है नहीं। जिस पर विल बताता है कि वो तो कल कोलेट के साथ शॉपिंग पर जाने वाला है क्योंकि उसको ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए कुछ सामान खरीदना है। जिसके बाद ये सीन शिफ्ट होता है और हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोलेट एकदम अच्छे से तैयार होकर विल का इंतजार कर रही होती है। वो अपने मन में सोच रही होती है कि ये चाहे डेट ना हो लेकिन फिर भी मैं इसे डेट तो बना कर रहूंगी। तभी वहाँ पर हमारे विल भाई साहब भी आ जाते हैं जो लेट आने के लिए कोलेट से माफी मांगते हैं। आगे विल कोलेट को टकाटक घूरे ही जा रहा होता है, जो देखकर कोलेट इसका कारण पूछती है तो विल बताता है तो से नैना जब से मिले, तो से नैना जब से मिले, कि तुम इन कपड़ों और हेयर स्टाइल में बहुत सुंदर लग रही हो। जिस वजह से उसकी नजर उस पर से नहीं हट रही थी और कोलेट ये सब सुनकर शर्मा के बल खा के शर्मा जाती है और विल को थैंक यू कहती है। लेकिन तभी उनके रंग में भंग डालने के लिए वहाँ पर रोस्टी भी आ जाता है। आगे रोस्टी कोलेट को अपना इंट्रोडक्शन देता है कि उसका नाम रोस्टी नोमान है और वो विल का रूममेट है। जिस पर विल कोलेट को बताता है कि रोस्टी भी उनके साथ शॉपिंग पर आना चाहता था, इसीलिए विल उसको भी अपने साथ ले आया। वाह रे वाह, गधेड़े रे गधेड़े,
खैर, ज्यादातर टैलेंटेड लोग लड़कियों के मामले में पागल ही होते हैं। आगे रोस्टी विल का हाथ पकड़ लेता है और शॉपिंग करने के लिए चल देता है, जो देखकर इधर कोलेट का माथा भंड हुए जा रहा था। वो अपने मन में कहती है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, ये लोग एक दूसरे के साथ हाथ क्यों पकड़ रहे हैं। और तभी रोस्टी भाई साहब भी आग में घी डालते हुए कोलेट की तरफ देखकर उसको चिढ़ाता है, उलुलू रुरु रुरु। ये सब देखकर तो कोलेट पूरा सदमे में चली जाती है। जिसके बाद हम लोग देख पाते हैं कि शॉपिंग करते हुए भी पूरे वक्त रोस्टी विल के साथ चिपका हुआ रहता है और कोलेट को तो उसके पास जाने ही नहीं देता, जिस वजह से कोलेट उदास हो जाती है। तभी विल कोलेट के पास आकर उसके उदास होने की वजह पूछता है, जिस पर कोलेट विल से कहती है कि आखिरकार रोस्टी को क्या हुआ है, वो पूरे समय तुमसे चिपका हुआ क्यों रहता है। वैसे वो बहुत सुंदर भी है, जिस वजह से मुझे तो ये शक हो रहा है कि कहीं वो एक लड़की तो नहीं है ना। जो सुनकर विल कोलेट को शांत करने लगता है और कोलेट से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और इसमें कोई शक नहीं है कि रोस्टी एक लड़का है, क्योंकि मैंने खुद टन 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 धुम। फिर आगे रोस्टी उन दोनों के लिए ड्रिंक्स ले आता है। तभी विल उससे उसके ड्रिंक के बारे में पूछता है, जिस पर रोस्टी कहता है कि उसको ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं है, मैं तो तुम्हारे साथ ही ड्रिंक शेयर कर लूंगा। और तभी कोलेट उसकी चाल समझ जाती है और वो विल से कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, रोस्टी मेरे साथ ड्रिंक शेयर कर लेगा। तभी रोस्टी विल से कहता है कि विल, तुम्हें तो अपनी स्वॉट को मेंटेन करवाने जाना था ना, तो तुम आगे जाओ। जिस पर विल उन दोनों को भी साथ चलने का कहता है, जिस पर कोलेट मना करते हुए कहती है कि अगर हम मैजिशियन तुम्हारे साथ जाएंगे तो ड्वार्फ को अच्छा नहीं लगेगा, इसीलिए तुम अकेले ही जाओ। जो सुनकर विल अपनी स्वॉट को मेंटेन कराने चला जाता है। जिसके बाद कोलेट रोस्टी से कहती है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या मैं ये बस इमेजिन कर रही हूँ या फिर तुम विल को एक फ्रेंड से बढ़कर मानते हो। जिस पर रोस्टी कोलेट के पास आ जाता है और कहता है कि तुम कुछ भी गलत नहीं सोच रही हो, मैं विल से सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, तुमसे भी ज्यादा। रोस्टी की बातें सुनकर तो कोलेट को गुस्सा आ जाता है और फिर वो दोनों एक दूसरे से लड़ाई करने लगते हैं, जो देखकर वहाँ पर बहुत सारे लोग भी जमा हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विल को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉट को ठीक कराने जा रहा होता है। तभी वहाँ पर लिहाना आ जाती है और विल को रुकने के लिए कहती है। उसको देखकर विल अपने मन में कहता है, ये तो लिहाना है जिसे सब मिस परफेक्ट कहते हैं, क्योंकि इसने तो स्पेल वर्क, राइटिंग और प्रैक्टिस में सारे क्रेडिट जीत लिए हैं और ये तो सबसे ऊपर है और मैं तो बिल्कुल इसके अपोजिट हूँ। आगे विल लिहाना से पूछता है कि तुमने मुझे क्यों रोका है, क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है। जिस पर लिहाना कहती है कि क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर के लिए चल सकते हो। जिसके बाद वो विल को एक कॉफी हाउस में ले जाती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि जूलियस, विग्नेल और सियोन भी वहाँ पर पहले से ही बैठे होते हैं। तभी लिहाना कहती है कि अब हमारे लास्ट ईयर का फाइनल टर्म आ गया है, जिसका मतलब ये है कि अब ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस होने वाला है और इसीलिए मैं हम पांचों के साथ एक पार्टी बनाना चाहती हूँ ताकि हम लोग एक साथ डंजन में जाए। जिस पर सियोन कहता है कि आखिरकार ये नो टैलेंट यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी जूलियस भी कहता है कि लिहाना, इसका क्या मतलब है, क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इसे फ्रीज कर दूं। यह सब देखकर विल भी अपने मन में कहता है कि इस दुनिया में यही दोनों हैं जो मुझसे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं। और फिर वो भी लिहाना से कहता है कि आखिरकार तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तो ये सुनकर लिहाना कहती है कि क्या इसका मतलब तुम पार्टी ज्वाइन करने से मना कर रहे हो। जिस पर विल अपने मन में कहता है कि ये तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है। तभी सियोन विल से कहने लगता है कि मुझे इग्नोर मत करो फ्लंकी, और फिर वो विल का कॉलर पकड़ लेता है। मगर तभी विग्नेल अपने मैजिक से वहाँ पर एक फ्लावर गार्डन का इल्यूजन बना देता है और कहता है कि मेजेस कब से ड्वार्फ की तरह इतने ज्यादा गुस्से वाले हो गए हैं। जो सुनकर सियोन विल को छोड़ देता है। तभी विल अपने मन में कहता है कि विग्नेल ने जो भी मैजिक किया वो एक इल्यूजन मैजिक है और इसे सिर्फ एल्फ ही यूज कर सकते हैं। आगे विग्नेल कहता है कि एक दूसरे से लड़ने से पहले एक बार तुम सब लिहाना की बात तो सुन लो। हाँ ठीक है भाई यार, सब लोग पहले लिहाना की बात सुन लो। जिसके बाद लिहाना अपनी बात रखना शुरू करती है कि जैसा कि मैंने पहले कहा
कि स्टूडेंट प्रैक्टिस जल्द ही शुरू होने वाला है और इसीलिए मैं एक ऐसी पार्टी बनाना चाहती हूँ जिसमें इस ईयर के सबसे बेस्ट मैचेस हो और विल के पास वो टैलेंट है जो हमारे पास होनी चाहिए और इससे हमें डंजन में बहुत फायदा होगा। लिहाना की बात सुनकर जूलियस कहता है कि मुझे तो तुम्हारा ये फैसला बिल्कुल भी सही नहीं लगता। लिहाना, जिस पर्सन को सर्च मैजिक तक करना नहीं आता है वो तो हमें सिर्फ स्लो ही करेगा। तभी सियोन भी कहता है कि मैं भी विल के साथ एक ही टीम में नहीं आ सकता हूँ। जूलियस और सियोन की बातें सुनकर विग्नेल कहता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है ना कि इसने तुम लोगों को हरा दिया, इसीलिए तुम लोगों की जल रही है। आखिरकार तुम इसको कमजोर कैसे समझ सकते हो यार, इसने तुम दोनों को हरा दिया है। विल के पास बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ और मॉन्स्टर की जैसी एजिलिटी है जिसकी मदद से इसने अपनी स्वॉर्ड से तुम दोनों की वॉन्ड को हराया है। विग्नेल की बातें सुनकर जूलियस और सियोन को बहुत गुस्सा आने लगता है। गुस्सा तो आएगा ही सही, सच तो हमेशा कड़वा ही होता है। तभी लिहाना कहती है कि देखो, मैं तुम लोगों की मदद से टावर के टॉप पर टॉप स्टूडेंट के तौर पर जाना चाहती हूँ। मैं और ज्यादा फेम और ऑनर पाना चाहती हूँ ताकि मैं अपने फ्यूचर को और अच्छा बना सकूँ। जिस पर विल कहता है, अबे इतनी तो टॉप पे है, और क्या चाहिए अब। और फिर वो लिहाना से पूछता है कि क्या तुम्हें फेस्टिवल में चुना नहीं गया है। जिस पर लिहाना कहती है, अरे नहीं, लाइटिंग फैक्शन ने मुझे चुन लिया है। जिस पर फिर विल कहता है, तो फिर तो तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद एक गारंटीड प्लेस मिल जाएगी टावर में, तो फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। जिस पर लिहाना कहती है कि मैं हाउस ओवन ज़ाउस से हूँ। हमारी फैमिली के मेंबर ज्यादातर यंग एज में ही मारे जाते हैं और अगर मुझे अपनी फैमिली के नेम को बचाना है तो सिर्फ टावर के टॉप पर ही जाना काफी नहीं होगा, मुझे मेजा वेंडर बनना ही होगा। और मैं यहाँ पर सिर्फ अकेली नहीं हूँ जिसे मेजा वेंडर बनना है। तो इसीलिए अगर तुम्हें मेरा ये डिसीजन सही लगता है तो इस कॉइन को मेरे सामने रखे इस कप में डाल दो। लिहाना की बातें सुनकर विग्नेल मान जाता है और अपना कॉइन उस कप में डाल देता है। जिसके बाद जूलियस और सियोन के पास भी कोई ऑप्शन ना होने की वजह से वो भी मान जाते हैं और कॉइन को कप में डाल देते हैं। जिसके बाद विल भी उस कॉइन को कप में डाल देता है। अरे राइटर भाई साहब, यूं ही लिख देते ना कि सारों ने कॉइन को कप में डाल दिया, अलग अलग लिख दिया। फिर ये मीटिंग खत्म होने के बाद विल कोलेट और रोस्टी के पास आता है और उन दोनों को बता देता है कि उसने स्टूडेंट प्रैक्टिस के लिए लिहाना की पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम प्रोफेसर वोकनर को देखते हैं जो कि स्टूडेंट को प्रैक्टिस के बारे में बता रहे होते हैं। वो कहते हैं कि प्रैक्टिस के लिए फ्लोर 7 से लेकर 10 तक जो बंद थे वो भी खुल जाएंगे, जिस वजह से आप लोग और खतरनाक मॉन्स्टर से लड़ पाओगे, जिससे आपको बहुत सारे क्रेडिट पॉइंट्स भी मिलेंगे। और अगर आप उस फ्लोर के फ्लोर कीपर को हरा दोगे तो आपको और ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। आगे प्रोफेसर एडवर्ड भी सभी स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इस प्रैक्टिस में स्टूडेंट मर भी सकते हैं। पिछले साल 4 स्टूडेंट्स को मॉन्स्टर ने खा लिया था और इसीलिए प्रोफेसर भी डंजन में ही रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम सब लोग संभल कर रहना। ज्यादा शान पत्ती बताने की जरूरत नहीं है, कोई भी ज्यादा हीरो बनने की कोशिश मत करना, वरना वो मॉन्स्टर हाबड़ुक 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 खा जाएंगे सबको। आगे सीन स्टूडेंट प्रैक्टिस के दिन पर ही शिफ्ट होता है, जहाँ पर सारे स्टूडेंट्स डंजन के 6th फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर लिहाना कोलेट से कह रही होती है कि मैंने तुम्हें हमारे साथ आने को नहीं कहा था। जिस पर कोलेट कहती है कि जहाँ विल जाएगा वहाँ मैं भी साथ चलूंगी। जिसके बाद रोस्टी विल से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकता, मुझे बेस कैंप पर ही रुकने को कहा गया है। जिस पर विल कहता है, अरे कोई बात नहीं, तुमने जो मेरे लिए मैजिक आइटम बनाए हैं उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। आगे प्रोफेसर एडवर्ड सभी स्टूडेंट से कहते हैं कि तुम सभी के पास इस प्रैक्टिस के लिए 1 वीक है, मगर ये ऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं है, इसमें तुम बड़ी मुश्किल से सरवाइव कर पाओगे। हमने हर एक फ्लोर पर अपना बेस कैंप बना दिया है, तो इसीलिए हमारे दिए हुए मैप को चेक करते रहना और अगर तुम लोग हार मानना चाहते हो तो कैंप में वापस आ जाना, ठीक है। चलो अब हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। ब्रुम ब्रुम ब्रुम। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हम 2 लोगों को उसी डंजन में देखते हैं। उसमें से एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिस पर दूसरा कहता है कि हमारी टाइमिंग सही नहीं है, उसने हमें वो चीज लाने के लिए कही है, इसलिए हमें अब उन स्टूडेंट्स को मारना होगा। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें एक बंदे को दिखाने से होती है जिसका नाम लोगवेल है। यहाँ पर लोगवेल फायर फ्रैक्शन के लीडर कैरियोट से मिलने आया होता है ताकि वो कैरियोट को स्टूडेंट प्रैक्टिस की डिटेल बता सके। आगे कैरियोट लोगवेल से कहता है कि तुम्हें मुझे सारी बात बताने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मुझे मेजा वेंडर का रिप्रेजेंटेटिव बनना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिस पर लोगवेल कैरियोट को बताता है कि थंडर फ्रैक्शन बहुत ज्यादा काइंड होते हैं,
एल्फ फ्रैक्शन बहुत ज्यादा प्राइडफुल होते हैं और आइस फ्रैक्शन वो तो बहुत ही ज्यादा आलसी हैं। इसीलिए सिर्फ आप ही इस पोजीशन के काबिल हैं। आगे कैरियोट लोगवेल से किंग के बारे में पूछता है, जिस पर लोगवेल बताता है कि किंग तो अभी तक वापस नहीं आए हैं। जो सुनकर कैरियोट को चिंता होने लगती है और वो कहता है कि बैरियर बहुत जल्द ही गायब होने वाला है और वो अभी तक नहीं आए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग सभी स्टूडेंट्स को देखते हैं जो कि अब प्रैक्टिस स्टार्ट होते ही डंजन हंट के लिए निकल जाते हैं। और तब हम देखते हैं कि विग्नेल अपने वाइंड मैजिक से सभी लोगों को उड़ाकर डंजन के अंदर ले जाता है, जहाँ पर उन पर बहुत सारे आंट मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं। उन आंट मॉन्स्टर्स को देखकर विल अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे आंट मॉन्स्टर्स हैं और इनसे हमें क्लोज कॉम्बैट में ही लड़ना होगा, लेकिन मेजेस तो क्लोज कॉम्बैट में कमजोर होते हैं, इसीलिए अब मुझे ही इन्हें प्रोटेक्ट करना होगा। लेकिन तभी विग्नेल विल से कहता है, फिलहाल तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है फ्लंकी, तुम्हें पता भी है कि लिहाना किस फैमिली से बिलोंग करती है। और तभी हम लोग देख पाते हैं कि लिहाना बड़े आराम से अपने लाइटनिंग मैजिक और क्लोज कॉम्बैट का यूज करके उन आंट्स को ठिकाने लगा देती है। जिसके बाद विग्नेल विल को बताता है कि लिहाना नाइट की फैमिली से बिलोंग करती है और वो एक ऐसी रेयर मेज है जो क्लोज कॉम्बैट को भी अच्छी तरीके से परफॉर्म कर सकती है। जिसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वोकनर सभी स्टूडेंट्स को सर्च स्पेल के बारे में बता रहे होते हैं। वो ये भी बताते हैं कि जो सर्च स्पेल है वो डंजन में मेजेस के लिए सबसे ज्यादा यूजफुल स्पेल होता है। ये एक कॉमन स्पेल है जिससे आप एनिमीज और खतरों को डिटेक्ट कर सकते हैं। और क्योंकि डंजन्स तो पूरी तरीके से अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, इसीलिए इस स्पेल को डंजन में जाने वाले मेजेस का सबसे यूजफुल स्पेल कहा जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से डंजन में आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। लेकिन वहीं पर मौजूद विल वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है, जिस वजह से विल अब अपने मन में सोचने लगता है कि मैं मॉन्स्टर्स को सही टाइम पर लोकेट नहीं कर पा रहा हूँ, या फिर मैं ये कहूँ कि इन लोगों की सर्च रेंज मुझसे ज्यादा है, जिस वजह से ये लोग मेरे से पहले ही सबको मार दे रहे हैं। अगर मैंने जल्दी कुछ नहीं किया तो ये लोग तो सबको मार देंगे और मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। जिसके बाद विल बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक मॉन्स्टर को मार पाता है। आगे हम देखते हैं कि विग्नेल अपने वाइंड मैजिक से सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है, जो देखकर तो विल पूरी तरीके से शॉक रह जाता है। तब विग्नेल विल का मजाक उड़ाते हुए विल से कहता है कि मैंने जितना सोचा था तुम तो उससे भी ज्यादा बेकार निकले फ्लंकी, तुम तो शील्ड बनने की भी लायक नहीं हो। लिहाना, अब तो मुझे तुम्हारी जजमेंट पर शक हो रहा है यार। जिस पर लिहाना विग्नेल से कहती है कि विल को अभी हमारी शील्ड बनने का मौका नहीं मिला है, जब हम लोग और ज्यादा एनिमीज का सामना करेंगे तब शायद ये दिखा पाए कि आखिर ये क्या कर सकता है, तो इसीलिए अभी के लिए इसका बेकार होना ठीक है। जो सुनकर जूलियस कहता है कि जो लोग सर्च स्पेल को यूज नहीं कर सकते वो तो हमें स्लो ही करेंगे, और वो ऐसा कहते हुए अपने वॉन्ड से मैजिक ट्रेसेस को एब्जॉर्ब कर रहा होता है। जो देखकर विल हम सभी ऑडियंस को बताता है कि मेजर्स अपनी वॉन्ड से मैजिक ट्रेसेस को एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे कि वो लड़ाई रिकॉर्ड हो जाती है और एकेडमी उन्हीं ट्रेसेस को वेरीफाई करके स्टूडेंट्स को क्रेडिट देती है। पर जैसा कि मैं तो इन ट्रेसेस को किसी वॉन्ड में एब्जॉर्ब नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे मॉन्स्टर की बॉडी का कोई पार्ट अपने साथ प्रूफ के तौर पर ले जाना पड़ता है, और इसी वजह से कोई भी मेरे साथ टीम अप नहीं करना चाहता है। आगे सियोन भी विल से कहता है कि अब जब तुम हमारी टीम में आ ही गए हो फ्लंकी, तो अब तो कम से कम कुछ काम करके दिखाओ। ये सब सुनने के बाद कोलेट विल से उसका हाल पूछने लगती है, जिस पर विल कोलेट को बताता है कि उसको तो ये पहले से ही पता था कि यही सब होने वाला है, और इसीलिए अब मैं किसी और तरीके से इन लोगों की मदद करूंगा। जिसके बाद विल अपने मन में सोचने लगता है कि वैसे तो मैंने यह सब कह दिया है, पर इन लोगों के होते हुए मुझे कुछ करने का मौका मिलेगा नहीं। ये लोग कुछ ज्यादा ही ताकतवर हैं, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा और बस इन लोगों का सामान ही उठाते रह जाऊंगा। जिसके बाद हम लोग लिहाना को देखते हैं, जो कि सबसे कहने लगती है कि प्रैक्टिस को स्टार्ट हुए एक दिन बीत चुका है, इसलिए अब हमें यहीं पर आराम करना चाहिए। जिस पर सभी लोग एग्री करते हैं, और तब विग्नेल सिक्योरिटी के लिए चारों तरफ फ्लेम्स की दीवार बना देता है, जिसको देखकर कोलेट पहचान लेती है कि ये मैजिक तो 11 का इल्यूजन मैजिक है। जिस पर विल कोलेट से कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा,
ये चाहे सिर्फ एक इल्यूजन हो, पर इसे देखकर मॉन्स्टर को डर लग रहा है, तो इसीलिए वो लोग हमसे दूर रहेंगे। आगे लिहाना विल को सबको उनका खाना देने के लिए कहती है और तब विल भी बिल्कुल वैसा ही करता है। मगर जब विल विग्नेल को खाना देने जाता है तब विग्नेल विल को वहीं रोक देता है और खाना वहीं पर रख देने को कहता है और बताता है कि एल्फ को सिर्फ वही लोग टच कर सकते हैं जिन्हें एल्फ अपने जितना काबिल मानते हो, और मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे टच करो। तब कोलेट विग्नेल से कहती है कि हम लोग एक ही टीम में हैं, तो हमें सबसे अच्छे से बात करनी चाहिए। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि तुम लोग जादूगर हो और मैं एक एल्फ हूँ, और वैसे भी यहाँ पर सिर्फ लिहाना ही एक ऐसी पर्सन है जो मुझे टच कर सकती है। तभी विल कोलेट को रोकते हुए कहता है कि कोलेट तुम उससे लड़ना बंद करो। एल्फ के कुछ अपने कस्टम्स होते हैं और मुझे उनसे कोई दिक्कत नहीं है। एल्फ्स भी ड्वार्फ्स की तरह दूसरी दुनिया से आए हैं, पर ये लोग मैजिक को यूज कर सकते हैं, इस वजह से इन्हें कमजोर नहीं समझा जाता। एल्फ्स ने अपने तरीके से यहाँ पर जीना शुरू कर दिया था, और कुछ एल्फ्स तो ऐसे भी हैं जो जादूगरों से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ऊपर से 11 क्वीन भी एक मेजा वंडर हैं। जिसके बाद लिहाना सभी लोगों को अपना प्लान बताने लगती है, जिसके हिसाब से वो लोग सबसे पहले ल्यूमिनस नेब्रस को मारेंगे, जो कि 110 क्रेडिट पॉइंट्स देता है और वो 10th फ्लोर का कीपर है। नेब्रस को मारने से जो क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे वो प्रेक्सिस के सबसे ज्यादा क्रेडिट पॉइंट्स माने जाते हैं। और तो और लोगों के हिसाब से नेब्रस को तो स्टूडेंट प्रेक्सिस का बॉस मॉन्स्टर भी माना जाता है। आगे फिर लिहाना ये भी रिवील करती है कि उसने ये टीम नेब्रस को हराने के लिए ही बनाई है, और क्योंकि हम लोगों के पास वो पावर है जो कि 110 क्रेडिट पॉइंट्स वाले मॉन्स्टर को हरा सकती है, तो चलो हम लोग टावर को दिखाते हैं कि हम लोगों में आखिर कितना दम है। जिसके बाद हम लोग विल को देखते हैं, जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि आज मैंने सिर्फ 5 क्रेडिट पॉइंट्स ही कमाए हैं, इसीलिए मुझे और मेहनत करनी होगी। मुझे आगे जाकर किसी भी तरीके से नेब्रस को हराना होगा ताकि मैं अपने क्रेडिट पॉइंट्स को रिकवर कर पाऊं और एल्फ तक पहुंच सकूं। जिसके बाद वो सभी लोग 10th फ्लोर के लिए निकल जाते हैं। आगे सीन शिफ्ट होता है और हमें 10th फ्लोर का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी ने सभी मॉन्स्टर्स को मार दिया होता है। जिसके बाद वो अपने साथी, जिसका नाम हेडलेस होता है, उससे पूछता है कि आखिरकार वो कर क्या रहा है, क्या ऊपर जो लोग मरे हुए हैं उन्हें तुमने मारा है? जिस पर हेडलेस हाँ में जवाब देता है कि हाँ मैंने ही मारा है। जिसके बाद हम लोग विल और बाकी सभी को देखते हैं, जो कि अब 10th फ्लोर पर पहुंच चुके होते हैं। यहाँ पर वो लोग अब सारे मॉन्स्टर्स को मरा हुआ देखकर एकदम हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद कोई टीम उनसे पहले ही 10th फ्लोर पर आ गई है। मगर तभी लिहाना बताती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई और टीम उन लोगों से पहले यहाँ पर आ ही नहीं सकती, क्योंकि वो लोग तो कहीं भी नहीं रुके और ना ही किसी कैंप पर रुके हैं, इसीलिए कोई और स्टूडेंट तो हमसे पहले यहाँ नहीं पहुँच सकता है। वहीं पर विल एक मॉन्स्टर को देखकर अपने मन में कहता है कि ऐसा लग रहा है कि इसे किसी ने सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से ही बीच में से फाड़ दिया है। आगे लिहाना कहती है कि जिस चैम्बर में नेब्रस है वो अब हमारे सामने है। जिसके बाद वो सभी उस चैम्बर में आ जाते हैं, मगर जब वो लोग उस चैम्बर पर आगे बढ़ते हैं तो वो लोग देखते हैं कि नेब्रस को पहले ही किसी ने मार दिया है। अब यह देखकर तो सब लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तो लिहाना सबको सर्च मैजिक का यूज करने को कहती है, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिल रहा होता है कि ये किसने किया है। जिसके बाद हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर प्रोफेसर वोकनर विल को बता रहे थे कि हाँ सर्च स्पेल बहुत ही ज्यादा यूजफुल है, लेकिन ये उतना भी ज्यादा पावरफुल नहीं है, क्योंकि इससे पावरफुल ट्रैप्स का पता लगाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और मेजेस तो इस स्पेल से हाइड स्पेल का यूज करके भी बच सकते हैं। और कुछ ऐसे भी मॉन्स्टर्स हैं जो सर्च स्पेल की नजर में नहीं आते हैं। आगे सीन फिर से प्रेजेंट में आता है और हम देखते हैं कि विल अपनी सेंस का यूज करके मॉन्स्टर को ढूंढने लगता है और तभी उसे पता चल भी जाता है कि मॉन्स्टर उनके ऊपर है। और जैसे वो सबको मॉन्स्टर के बारे में बताता है कि तभी वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है, मगर विल अपनी स्वॉर्ड का यूज करके उस अटैक से बच जाता है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर विग्नेल के पीछे आ जाता है और उस पर अटैक कर देता है। तभी लिहाना, जूलियस, कोलेट और सियोन उस मॉन्स्टर पर अटैक करने लगते हैं, पर वो मॉन्स्टर फ्लोर पर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ की जमीन टूट जाती है और वो लोग नीचे गिरने लगते हैं। तो विल विग्नेल को बचाने के लिए उसके पास जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब विल और विग्नेल नीचे पहुँच जाते हैं तब विल देखता है कि विग्नेल के एक हाथ में तो चोट लगी हुई है और वो बेहोश हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम जूलियस और सियोन को देखते हैं, जिन्हें मॉन्स्टर ने चारों तरफ से घेर लिया होता है। सियोन जूलियस से कहता है कि हम लोग डंजन के 11th फ्लोर में आ चुके हैं, जो सुनकर जूलियस थोड़ा डर जाता
जाता है और कहता है कि डंजन का 11th फ्लोर तो बहुत ही ज्यादा डेंजरस है और यहाँ तो सिर्फ बहुत ही पावरफुल मेजेस ही सरवाइव कर सकते हैं। आगे हम लिहाना को भी देखते हैं। उसके सर से खून निकल रहा होता है। वो उस एरिया को देखकर अपने मन में कहती है, ये जगह तो नाइटमेयर में है, वो जगह जो सीधा 15th फ्लोर तक जाती है। यहाँ के मॉन्स्टर्स तो ऊपर के मॉन्स्टर से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। लिहाना ये सब सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ पर कोलेट आ जाती है और कहती है कि लिहाना, तुम्हारे सर से तो खून निकल रहा है, क्या तुम ठीक हो? जिस पर लिहाना कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये डंजन का 11th फ्लोर है और यहाँ अकेले रहना बहुत खतरनाक है, इसीलिए हमें जल्दी से अपने साथियों को ढूंढना होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बच पाएगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और विग्नेल के ऊपर एक जाइंट स्नेक मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और उसी वक्त हमें विग्नेल का पास्ट दिखाया जाता है। वहाँ पर सभी लोग उसे उसके वीक मैजिक की वजह से भला बुरा कह रहे होते हैं और वहाँ पर एलन और उसको कहती हैं कि तुम एल्फ्स के नाम पर एक मजाक हो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है और ये जो तुम्हारी टैलेंटलेस आर्मी है, तुम्हें भी इसकी कोई जरूरत नहीं होगी। और ऐसा कहकर वो उसके हाथ को काट देती है। तभी एकदम से विग्नेल को होश आ जाता है और वो देखता है कि विल ने उस स्नेक मॉन्स्टर को मार दिया होता है, जो देखकर वो पूरा भौचक्का रह जाता है। और तेरी की तो ने। तभी फिर विल उसे फर्स्ट एड देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो विग्नेल उसे दूर कर देता है और कहता है कि मैंने कहा ना कि मैं एक एल्फ हूँ, तो तुम जैसे नो टैलेंट मुझे टच नहीं कर सकते। जिस पर विल कहता है, अबे ज्यादा बुड़बक मत बन, मैं तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकता, वरना ये ब्लीडिंग बढ़ जाएगी। और ये सुनकर विग्नेल विल से फर्स्ट एड किट ले लेता है और कहता है कि मैं खुद अपना फर्स्ट एड कर सकता हूँ। जिसके बाद विल अपने मन में कहने लगता है कि विग्नेल इंजर्ड हो गया है और हमने मेडिकल सप्लाई और 3 सब वेपन्स को छोड़कर बाकी सारे गियर्स खो दिए हैं। लेकिन हाँ, हम सबके पास अपना अपना पानी और खाना भी है। कोलेट और बाकी सभी के पास भी उनका पीने का पानी और खाना तो होगा ही सही। और इन सब का मतलब यही है कि शायद हम लोग यहाँ पर बस 2 दिन तक ही और सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और बात है कि हम सभी डंजन के 11th फ्लोर पर हैं और यह जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए शायद हम लोग 1 दिन ही सरवाइव कर पाए, यानी कि हमारे पास सिर्फ 24 घंटे ही हैं यहाँ से निकलने के लिए। ये सोचने के बाद विल विग्नेल से कहता है कि हमें जल्द ही अपने साथियों को ढूंढना होगा और उसके लिए हमें इस फ्लोर पर घूमना होगा, तो क्या तुम चल सकते हो? विल की बातें सुनकर विग्नेल कहता है कि इस डंजन में घूमने से अच्छा हमें रेस्क्यू का इंतजार करना चाहिए। जिस पर विल कहता है कि वो मॉन्स्टर जिसने हम पर हमला किया था, उसकी वजह से रेस्क्यू आने में बहुत ज्यादा वक्त लगेगा और अगर हमने जल्दी ही कुछ नहीं किया तो हम नहीं बच पाएंगे। अगले सीन में हम देखते हैं कि प्रोफेसर वोकनर प्रोफेसर एलिजा से कैंप के बारे में पूछ रहे होते हैं, जिस पर एलिजा कहती हैं कि 8th फ्लोर के बेस कैंप पर मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और प्रोफेसर ब्रूनो और बाकियों का किसी ने सर काटकर उन्हें मार दिया है। मुझे अभी 9th और 10th फ्लोर के बारे में कुछ भी नहीं पता, मगर ये सब देखकर तो ऐसा ही लग रहा है कि वहाँ पर भी हालात बहुत ज्यादा खराब होंगे। ये सुनकर प्रोफेसर वोकनर अपने मन में कहते हैं कि बेस कैंप पर मॉन्स्टर्स ने अटैक कर दिया और तो और एकेडमी के प्रोफेसर्स भी मारे जा चुके हैं। यह सब कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, जरूर ये सब किसी का प्लान है। तभी प्रोफेसर एडवर्ड भी वहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं कि ऑल स्टूडेंट्स प्रैक्टिस को कैंसिल कर दिया गया है, तो इसीलिए हम बाकी स्टूडेंट्स को वहाँ से बाहर निकालने के लिए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम विल और विग्नेल को देखते हैं जो कि डंजन में आगे बढ़ रहे होते हैं, जहाँ पर विग्नेल बार बार अपने सर्च स्पेल को यूज कर रहा होता है। तो विल उसे ऐसा करने से मना करता है क्योंकि इससे विग्नेल का मैजिक पावर खत्म हो सकता है। जिस पर विग्नेल कहता है कि ये 11th फ्लोर है और मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई मॉन्स्टर मुझ पर कहीं से अटैक कर दे, इसीलिए मैं रिलैक्स तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता। ये सुनकर विल कहता है कि सर्च स्पेल में डिस्टेंस जरूरी होता है, टाइम नहीं, और तुम कम से कम 140 माइल्स तक इसे यूज कर सकते हो और मैं अपनी सेंसेस से 70 माइल्स तक मैं किसी को भी डिटेक्ट कर सकता हूँ। तो इसीलिए मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम्हें कब सर्च स्पेल को यूज करना है, ताकि तुम्हारा मैजिक बहुत ही कम यूज हो और हम आसानी से यहाँ से निकल पाए। पास के मॉन्स्टर्स को तो तुम मुझ पर और किकी पर छोड़ दो और तुम दूर वाले मॉन्स्टर्स का पता लगाओ, ताकि हम जितना हो सके उतना फाइट को अवॉइड कर सके। अब ये दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स आ जाते हैं। उन मॉन्स्टर्स को देखकर विल कहता है कि ये तो गेरगेसा हैं, जिन्हें मारने के 8 क्रेडिट पॉइंट्स मिलते हैं। मैं इन्हें अपने चारों तरफ से सेंस कर सकता हूँ,
इसका मतलब अब हमें इनसे लड़ना ही होगा। विग्नेल, मैं सामने वाले मॉन्स्टर से लड़ता हूँ और तुम उस पीछे वाले को संभालो। ये सुनकर विग्नेल तो अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर को नीचे गिरा देता है, तो वहीं विल भी अपनी स्वॉर्ड से सभी मॉन्स्टर्स को मारने लगता है। और विल को इस तरीके से लड़ते हुए देखकर विग्नेल चौंक जाता है और अपने मन में कहता है कि ये इस सिचुएशन में भी आसानी से इन मॉन्स्टर्स को मार रहा है। इसका मतलब इसने तो बहुत सारा नॉलेज जमा किया है और उसे अपना विजडम बना लिया। क्या ये इसी की वजह से इतना स्ट्रॉन्ग बना है? इसे देखकर तो लग रहा है कि इसके कंपैरिजन में तो मैं विग्नेल के और कुछ बोलने से पहले ही उसके पीछे एक मॉन्स्टर आ जाता है, जिस वजह से उसे अटैक स्पेल यूज करने का वक्त ही नहीं मिलता है। तो वो अपने इल्यूजन मैजिक से अपने चारों तरफ आग की दीवार बना लेता है, जो देखकर विल उसे ऐसा करने से मना करता है और बताता है कि ये उस मॉन्स्टर पर काम ही नहीं करेगा। मगर तब तक वो मॉन्स्टर विग्नेल के पास आ जाता है, जो देखकर विग्नेल चिल्लाने लगता है। और फिर जब वो मॉन्स्टर विग्नेल पर अटैक करने वाला था कि तभी विल अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर को मार देता है। और फिर विल कहता है कि गेरगेसा के पास आईज नहीं होती है, मगर उनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो उसी से अपने दुश्मनों को ढूंढते हैं, इसीलिए इल्यूजन मैजिक उन पर काम नहीं करता है। देखो, विल ने पहले बहुत पढ़ाई करी थी ना, इसीलिए उसको यह सब अब काम आ रहा है। पढ़ लो रे पढ़ लो, तुम भी, पढ़ाई बहुत काम आती है। अब विल की सारी बातें सुनकर विग्नेल हंसने लगता है और कहता है कि ये तो मेरे लिए बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। तो विल कहता है कि कोई बात नहीं, अगली बार तुम जरूर इन्हें आसानी से मार दोगे। तुम सच में बहुत ही टैलेंटेड एल्फ हो। जिस पर विग्नेल कहता है कि नहीं, तुमने सब गलत कहा है, मैं टैलेंटेड नहीं बल्कि एक फ्लंकी हूँ। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम विग्नेल का पास्ट देखते हैं, जहाँ पर विग्नेल अपने मैजिक की प्रैक्टिस कर रहा होता है और कह रहा होता है कि प्लीज मुझे पीछे मत छोड़ो एलेनोर। और हम देखते हैं कि उसका मैजिक तुरंत ही गायब हो जाता है, जो देखकर विग्नेल सोचने लगता है कि ऐसे तो मैं कभी भी एलेनोर तक नहीं पहुंच पाऊंगा। जिसके बाद हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं, जहां पर विग्नेल विल से कहता है कि मैं सच में एक फ्लंकी हूँ, क्योंकि मैं ही एक ऐसा एल्फ हूँ जो एकेडमी के 6th ईयर में भी यहाँ पर है। बाकी सभी एल्फ तो बहुत पहले ही टावर पर पहुँच चुके हैं। आगे विग्नेल ये भी कहता है कि मेरे फ्लंकी होने का तो यही सबूत है कि एल्फ का तो इल्यूशन मैजिक असल में फिजिकल फॉर्म ले सकता है, जैसा कि तुमने ग्रैंड मैजिक फेस्टिवल में देखा था। लेकिन मेरे मैजिक का कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और तुम सिर्फ मैजिक ट्रिक के दम पर किसी भी एनिमी को नहीं हरा सकते हो। जो सुनकर विल कहता है, अरे तुम्हारे पास तो स्किल्स हैं, इसीलिए तो तुम हमारे बैच के टॉप 3 स्टूडेंट्स में से एक हो। जिस पर विग्नेल कहता है कि क्या तुमने लिहाना की बात ठीक से सुनी भी थी? जो स्टूडेंट्स अब एकेडमी में बच गए हैं वो सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेश है। जिसके बाद हम कोलेट और लिहाना को देखते हैं, जहाँ पर लिहाना कोलेट से कह रही होती है कि अगर कोई रियल टैलेंट होता है ना, तो वो ग्रेजुएशन प्रोसेस से पहले ही टावर तक पहुँच जाता है। जिसका मतलब ये है कि हम लोग टैलेंटेड नहीं हैं। पिछले 6 सालों से मैं बस टैलेंटेड स्टूडेंट्स को देखती आई हूँ। जो सुनकर कोलेट कहती है, अरे पर तुम तो काफी ज्यादा स्किल्ड हो और सभी लोग तो तुम्हें मिस परफेक्ट कहते हैं। जिस पर लिहाना कहती है, लेकिन ये सब कुछ सिर्फ एकेडमी के अंदर, हम सभी सिर्फ वो बड़ी फिशेस हैं जो कि एक छोटे से पॉन्ड में रह रही हैं। मैंने कुछ टाइम पहले ही अपने एक साथी को मेजा वेंडर बनते हुए देखा है और वो भी मेरे साथ ही एक फर्स्ट ईयर थी और वो एक ट्रू जीनियस थी। जो सुनकर कोलेट सोचती है, ये तो विल की दोस्त एल्फेरिया की बात कर रही है। जिसके बाद लिहाना कहती है कि मुझे उस टाइम ये एहसास हो गया था कि मेरे जैसे लोग कभी भी ट्रू टैलेंट तक नहीं पहुंच सकते। जिसके बाद सीन विग्नेल और विल की तरफ शिफ्ट होता है, जहां पर विग्नेल कह रहा होता है कि मेरी एडॉप्टेड सिस्टर वो पहली ऐसी इंसान थी जिसने मुझे नीचा फील करवाया था। जो सुनकर विल उससे पूछता है कि तुम्हारी सिस्टर कौन है? जिस पर विग्नेल बताता है कि मैं हमारी क्वीन की बात कर रहा हूँ, जो हमारे लोगों का गर्व है। जो सुनकर विल सोचता है कि क्या ये मेजा वेंडर एलेनोर की बात कर रहा है। जिसके बाद विग्नेल कहता है कि एलेनोर और मैं एक साथ बड़े हुए हैं। वो बहुत ज्यादा छोटी थी तो मुझे लगा कि उसे मेरे सपोर्ट की जरूरत है, लेकिन असल में तो एलेनोर खुद एक हाई लेवल की एल्फ थी और उसका मैजिक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसने एक ही बार में किंग्स वुड को क्रिएट कर दिया था। और जब वो एक मेजा वेंडर बन गई तब मैंने रोज प्रैक्टिस करी ताकि मैं उसके लेवल तक पहुंच सकूं, लेकिन देखो मैं कमजोर का कमजोर ही रह गया। जिसके बाद विग्नेल कहता है
कि मैं सच में एक बहुत ही ज्यादा बेकार एल्फ हूँ, जो कि सिर्फ अपने दिल की तसल्ली के लिए जादूगरों को अपने आप से नीचे मानता हूँ। जो सुनकर विल कहता है कि अब मुझे समझ आया कि मुझे ऐसा क्यों लगता था कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि आखिरकार तुम ये क्या कह रहे हो, सिर्फ मुझे अच्छा फील कराने के लिए ऐसा मत कहो, मैं तो बस तुम्हारे लिए यहाँ पर एक बोझ हूँ, इसीलिए मुझे यहाँ पर छोड़कर चले जाओ। जिस पर विल कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि तुम एक कमाल के एल्फ हो। और विग्नेल, इस बात को मैं अच्छे से मानता हूँ और इसीलिए जब तक तुम अब अपने आप चलने की हालत में नहीं आते, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जिसके बाद सीन कोलेट और लिहाना की तरफ जाता है, जहां पर कोलेट लिहाना से कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि तुम्हें टावर से कुछ ज्यादा ही प्यार है, लेकिन मैं एक ऐसे लड़के को जानती हूँ जिसका लोगों ने खूब मजाक उड़ाया और उसे नो टैलेंट भी कहा, लेकिन फिर भी उसने कभी हार नहीं मानी। और अगर वो सुनता ना कि तुम खुद का ही मजाक बना रही हो, तो वो तुम पर हंसने लगता। जिसके बाद हम विल और विग्नेल को देखते हैं, जो कि मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर विग्नेल विल की पावर को देखकर बिल्कुल हैरान था। तभी विल विग्नेल के पास आकर पूछता है, क्या तुम ठीक हो विग्नेल? जिस पर विग्नेल विल से कहता है कि मुझे बचाते हुए तुम्हें खुद कितनी चोटें आई हैं, फिर भी तुम मेरे बारे में पूछ रहे हो। आखिरकार तुम मेरे लोगों की तरह मेरी इंसल्ट क्यों नहीं कर रहे हो? जिस पर विल कहता है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कोई बुरे एल्फ नहीं हो। तभी किकी और विल को एक अजीब सी आवाज आने लगती है, जिसे सुन के विल अपने मैजिक से आसपास मॉन्स्टर्स को सर्च करने लगता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। जिसे देखकर विल कहता है कि ये मॉन्स्टर की आवाज नहीं है, असल में ये डंजन और भी मॉन्स्टर्स को बुला रहा है। और तभी हम देखते हैं कि उस डंजन में एक ग्रीन कलर का लिक्विड भरने लगता है, जिससे वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने लगते हैं। उन्हें देखकर विग्नेल कहता है, ये तो फायर मॉन्स्टर हैं। और तभी विल कहता है कि ये मॉन्स्टर्स तो बहुत बुरी न्यूज है। और इतना बोलते से विल रोस्टी के बनाए हुए बॉम्ब्स को उस लिक्विड के एंट्रेंस की तरफ फेंक देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और आगे फिर विल विग्नेल को बताता है कि वल्गार इस फ्लोर की यूनिक स्पीशीज है। वल्गार के 11 क्रेडिट पॉइंट्स हैं और उनकी बॉडी पर फिजिकल अटैक्स का कोई फायदा नहीं होता। और बुरी बात तो यह है कि सिर्फ एल्फ का इल्यूशन मैजिक ही इन पर काम कर सकता है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी विग्नेल। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो क्या? मैंने तुमसे पहले भी बोला था कि मैं ये नहीं कर सकता हूँ, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, मैं फिर भी फेल ही होऊंगा। जो सुनकर विल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो इसे करते हैं और साथ में फेल होते हैं। हम लोग कोई जीनियस नहीं है, तो इसीलिए अगर हम फेल नहीं होंगे तो आगे भी नहीं बढ़ पाएंगे। जिस पर विग्नेल कहता है, लेकिन अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो तुम मर जाओगे। जो सुनकर विल कहता है कि मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि हम दोनों के सपने सेम हैं और वैसे भी एल्फेरिया टावर पर मेरा इंतजार कर रही है, मैं तो वहाँ पर जाकर ही रहूंगा। इतना बोलकर विल उन मॉन्स्टर से लड़ने चला जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि विल के फिजिकल अटैक्स का उन मॉन्स्टर पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। तभी विग्नेल सोचने लगता है कि जैसा कि इसने कहा था कि इसकी स्वॉर्ड से उन्हें कोई भी डैमेज नहीं होगा और इसलिए मुझे इसकी मदद करनी ही होगी, इसीलिए प्लीज मेरे मैजिक मेरी मदद करो। और इतना बोलकर विग्नेल अपने इल्यूशन मैजिक से उन पर हमला कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि विग्नेल का मैजिक काम नहीं करता है। जो देखकर विग्नेल सोचने लगता है कि मुझे पता था कि ऐसा ही होगा, क्योंकि मैं एक फेलियर हूँ और अब वो मेरी वजह से ही मारा जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी मॉन्स्टर्स मिलकर विल पर हमला कर देते हैं, जिसके जवाब में किकी और विल मिलकर उस हमले को रोक देते हैं। और तभी विल विग्नेल से कहता है कि तुम ये कर सकते हो विग्नेल, इतनी जल्दी हार मत मानो, देखो तुमने इतने दिनों तक प्रैक्टिस की है तो वो ऐसे ही बेकार नहीं जा सकती, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। और विल के मुंह से ये बात सुनकर विग्नेल सोचता है कि मेरे तो साथी भी मेरे ऊपर विश्वास नहीं करते और उन्होंने तो मुझे हमेशा बुरा भला कहा है, लेकिन अब भले ही वो लोग सच कहते हो, लेकिन अब मैं उनसे डरने वाला नहीं हूँ। और इतना बोलकर विग्नेल पूरी ताकत से चिल्लाता है और कहता है कि मैं इसके विश्वास को नहीं टूटने दूंगा। और ऐसा बोलते से विग्नेल अपने इल्यूशन मैजिक से उन मॉन्स्टर्स पर हमला कर देता है और हम देखते हैं कि इस बार विग्नेल के हमले से वो मॉन्स्टर हार जाते हैं। जो देखकर विल कहता है, तो आखिरकार तुमने ये कर ही दिखाया विग्नेल। और तभी हम देखते हैं कि विग्नेल विल के आगे झुक जाता है और कहता है कि विल सेल्फोर्ड, मैं अपनी रूडनेस के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ, तुम एक ऐसे वॉरियर हो जो कि रेस्पेक्ट के लायक हो। जो सुनकर विल कहता है कि वैसे तो मैं ये कभी नहीं कहने वाला था, लेकिन मैं भी हमेशा से तुम्हारी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। जो सुनकर फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं और फिर थोड़ी देर बाद विग्नेल विल को देखकर कहता है
कि आखिरकार तुम ये क्या कर रहे हो, जिस पर विल उसे बताता है कि ये रोस्टी का एक मैजिक आइटम सीक्रेट मैप है। ये यूजर के ब्लड के जरिए मैप को जनरेट करती है। जो सुनकर विग्नेल कहता है, अच्छा तो इसका मतलब तुम बिना मतलब के यहाँ वहाँ नहीं घूम रहे थे। जिस पर विल कहता है कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और किकी को सभी लोगों की स्मेल याद होती है, तो इसीलिए अगर उसे किसी की भी स्मेल आएगी तो वो हमें उसकी टेल की हेल्प से बता देगी। जिसके बाद हम दूसरी तरफ जूलियस और सियोन को देखते हैं, जिन्होंने सभी मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। और फिर तभी जूलियस सियोन से पानी मांगता है, जिस पर सियोन उससे कहता है कि इस जगह पर पानी बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो अगर तुम्हें बहुत ज्यादा ही प्यास लग रही है तो जाओ जाकर अपने आइस मैजिक को मेल्ट करके पानी पी लो। और फिर ऐसे ही वो दोनों पानी को लेकर लड़ाई करने लगते हैं। जिसके बाद जूलियस सोचता है कि सियोन और मैं मैजिक में काफी अच्छे होते जा रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं है कि उस नो टैलेंट ने सबके सामने हमारा मजाक उड़ाया है। तभी सियोन जूलियस को पीछे खींच लेता है और कहता है कि यहाँ पर मॉन्स्टर है। जिस पर जूलियस कहता है कि क्या तुम पागल हो गए हो, मैंने अभी सर्च स्पेल को यूज किया है और मुझे किसी के भी यहाँ होने का एहसास नहीं हुआ है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ जाते हैं और इतने सारे मॉन्स्टर्स को देखकर जूलियस सियोन को वहाँ से भागने के लिए कहता है। जिस पर सियोन कहता है कि क्या तुम पागल हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। और ऐसा बोलकर सियोन अपने गार्डियन को समन कर लेता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि 6th फ्लोर पर भी वही सेम मॉन्स्टर्स हमला कर देते हैं, जिनसे स्टूडेंट्स अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर एडवर्ड वहां आकर उन सभी मॉन्स्टर्स को मार देते हैं और जल्दी से जल्दी 6th फ्लोर को खाली करने के लिए कहते हैं। आगे फिर प्रोफेसर वोकनर भी वहां आकर प्रोफेसर एडवर्ड को दूसरे फ्लोर की तरफ ले जाते हैं। तभी प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि सिर्फ एक टीम जो कि लिहाना की थी, वो लोग 8th फ्लोर से आगे बढ़ गए हैं और अभी वो लोग 10th फ्लोर पर हैं। तभी प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि विल को जो फेमिलियर मैंने दिया था उसके सर पर एक क्रिस्टल है और वो तुम्हारी इस बॉल से कनेक्टेड है और अभी वो लोग 11th फ्लोर पर हैं। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कोलेट विल के लिए रास्ते पर निशान छोड़ रही होती है और वो लिहाना से ये भी पूछती है कि हमें यहाँ आए कितने घंटे हो चुके हैं। जिस पर लिहाना उसे बताती है कि हमें यहाँ आए 16 घंटे हो चुके हैं। फिर आगे लिहाना कहती है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम सब यहाँ आकर फंस गए हो। जो सुनकर कोलेट कहती है, अरे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, बल्कि गलती तो उस मॉन्स्टर की है जो 10th फ्लोर पर आ गया था। तभी कोलेट को वहाँ पर किसी के आने का एहसास होता है। जिसके बाद दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विल और विग्नेल जूलियस और सियोन के पास पहुँच जाते हैं, जहाँ पर सभी मॉन्स्टर मरे हुए थे। जो देखकर विग्नेल कहता है कि क्या इन सबको इसने अकेले हरा दिया। जो सुनकर जूलियस ऊपर से चिल्लाकर कहता है, अरे नहीं, मैंने भी उन्हें हराया है। और विल सियोन को जिंदा देखकर काफी खुश होता है। आगे विग्नेल सियोन से पूछता है कि क्या दोनों लड़कियां तुम्हारे साथ नहीं हैं? जिस पर जूलियस मना कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि लिहाना और कोलेट के सामने हेडलेस और मेयर्स आ जाते हैं और मेयर्स हेडलेस से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ऊपर वाले फ्लोर का ध्यान रखना, तो ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए? जिस पर हेडलेस कहता है कि पता नहीं, लगता है कि उस मॉन्स्टर ने अपना काम ठीक से नहीं किया। उन्हें देखकर कोलेट कहती है कि आखिरकार तुम लोग कौन हो? क्या तुमने ही प्रोफेसर को मारा है? जो सुनकर हेडलेस प्रोफेसर ब्रूनो के सर को उड़ा देता है और अपने मैजिक से कहता है कि हम लोग सिर्फ बुरे लोग हैं जो कि फेक स्काई को डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। जो सुनकर लिहाना सोचती है कि क्या ये लोग उस ग्रेट बैरियर की बात कर रहे हैं जो आसमान में टिका हुआ है। तभी कोलेट सोचती है कि अगर वो टूट जाएगा तो इस दुनिया में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी हम देखते हैं कि हेडलेस उन दोनों पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर विल वहां आकर हेडलेस के हमले से उन दोनों को बचा लेता है। और फिर विल कोलेट से कहता है कि किकी और तुम्हारे छोड़े गए निशानों की वजह से हम यहाँ पर जल्दी पहुँच पाए हैं। और इतना कहने के बाद फिर विल दुश्मनों की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि मैं इन लोगों को रोकता हूँ, तब तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ। लेकिन हम देखते हैं कि हेडलेस विल को दूर फेंक देता है, पर कोलेट और विग्नेल विल को बचा लेते हैं। और तभी हेडलेस कहता है कि तुम लोग सच में बहुत कमाल के हो। लगता है कि अब मुझे बहुत मजा आने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर मैं तुम्हारे सरों को अपनी कलेक्शन में ऐड कर लूं। लेकिन तभी उससे मेयर्स कहता है कि अभी हमारे पास इन सभी चीजों के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पर हमारे पीछे आ रहे हैं। हमें जल्दी से अपना काम खत्म करके यहाँ से निकलना होगा। जो सुनकर हेडलेस कहता है, ओह ये तो बहुत ही बुरी बात है। और इतना बोलकर वो टेलीपोर्टेशन गेट को एक्टिवेट कर देता है। और फिर आगे हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर उन्हें 10th फ्लोर पर मिला था वो वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर विल कहता है
कि यह तो एक इविल ग्रेट ड्यूक है जिसके 270 क्रेडिट पॉइंट्स हैं। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि टावर क्रेडिट सिस्टम के लिए एक फॉर्मूला यूज करता है जिसके अकॉर्डिंग मॉन्स्टर का एक क्रेडिट मजिशियन की स्ट्रेंथ के 1000 क्रेडिट जितना होता है। इसका मतलब विल और उसके दोस्त जिस 270 क्रेडिट वाले मॉन्स्टर से लड़ने वाले हैं, अगर वो उसे गलती से भी हरा देते हैं तो उन लोगों को टोटल 2,70,000 क्रेडिट पॉइंट्स मिलेंगे। तभी हम देखते हैं कि वो ड्यूक विल और उसके दोस्तों पर हमला कर देता है, जो देखकर विल उन सभी को उस मॉन्स्टर के हमले से बचने के लिए कहता है और मॉन्स्टर की स्ट्रेंथ को देखकर जूलियस कहता है कि तुम लोग इस मॉन्स्टर से लड़ना चाहते हो, क्या तुम सभी पागल हो गए हो? जो सुनकर विल कहता है लिहाना हमें यहाँ से वापस भागना होगा। जो सुनकर वो सभी लोग एक केव की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन विग्नेल होशियार बनता है और अपने इल्यूशन मैजिक से उस ड्यूक को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ड्यूक उस हमले को बड़ी आसानी से रोक देता है और विग्नेल पर हमला कर देता है। वो तो सही टाइम पर आकर विल उसे बचा लेता है और केव की तरफ ले जाता है। और तभी लिहाना कहती है कि ये ड्यूक तो सच में बहुत खतरनाक है, आखिरकार ये है क्या? हम सभी तो इसे मिलकर भी नहीं हरा सकते। जो सुनकर विल उन सभी से कहता है कि मैंने एकेडमी की लाइब्रेरी में पढ़ा था, इस ड्यूक का नाम एविल ग्रैंड ड्यूक है, जो कि 25th फ्लोर की इविल फैमिली का खतरनाक डीमन है। जो सुनकर जूलियस पूछता है कि अगर ये 25th फ्लोर पर रहता है तो ये यहाँ क्या कर रहा है? जिस पर लिहाना कहती है कि ये पक्का उन्हीं मजिशियन का ही काम है जिन्होंने इसे यहाँ भेजा था। और फिर आगे हम देखते हैं कि सभी मॉन्स्टर्स विल और उसके दोस्तों को ढूंढने लगते हैं और विल उन पर नजर रख रहा होता है। तभी सियोन पूछता है कि क्या हम बच पाए? जिस पर विल उससे कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, वो अभी भी हमारा पीछा कर रहे हैं। जो सुनकर जूलियस पूछता है कि आखिर यहाँ पर इतने सारे इविल गार्ड्स और इविल सेंटिनल्स कर क्या रहे हैं? जिस पर विल उसे बताता है कि ड्यूक ने पक्का इन्हें हमें ढूंढने का ऑर्डर दिया होगा। जो सुनकर सियोन कहता है तो उसी मॉन्स्टर की वजह से यहाँ पर इतने सारे इविल सेंटिनल्स दिख रहे हैं। और तभी डरा हुआ जूलियस कहता है कि अब तुम लोग बस ये मत कह देना कि हम यहाँ से कभी बाहर नहीं निकल सकते और हम यहीं पर मरने वाले हैं। जो सुनकर लिहाना सोचती हैं कि हम सभी लोग थक चुके हैं, घायल हैं और सबसे बुरी बात सभी के दिलों में अब निराशा आ रही है, तो अब आखिरकार हमें क्या करना चाहिए? तभी विल उन सभी से कहता है चलो अब लड़ा जाए, हमारे पास ड्यूक को हराने के अलावा कोई चॉइस नहीं है। जब किसी फ्लोर पर कोई बहुत स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आ जाता है तो वो बाकी के हर एक फ्लोर पर भी राज करने लगता है, और अगर हम उस स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर को हरा देंगे तो बाकी मॉन्स्टर को ऑर्डर देने वाला कोई नहीं बचेगा, जिससे हमें बाहर निकलने का टाइम मिल सकता है। जो सुनकर लिहाना कहती है कि अब जब इस मॉन्स्टर को गेट की हेल्प से यहाँ बुलाया गया है तो अगर हम किसी तरीके से यहाँ पर भगदड़ मचा देंगे तो एकेडमी को हमें ढूंढने में आसानी हो जाएगी। क्या तुम यही कहना चाहते हो विल? जिस पर विल हाँ कहता है, लेकिन ये सुनकर जूलियस गुस्से से कहता है अबे क्या तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया है? अगर हम उस मॉन्स्टर के सामने भी गए ना तो वो हमें मार देगा। जिस पर विल कहता है कि तुम लोग चिंता मत करो, मेरे पास एक प्लान है, पर मैं तुम्हें उसे फॉलो करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता क्योंकि मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता हूँ। जो सुनकर जूलियस कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वैसे भी कौन वो पागल होगा जो तुम्हारे प्लान पर विश्वास करेगा। लेकिन ये सुनकर विग्नेल कहता है कि मैं तो विल पर विश्वास करूंगा क्योंकि उसने पहले भी अपनी समझदारी और डेडिकेशन से मेरी जान बचाई है, तो इसीलिए मैं तो इस बार भी विल पर भरोसा करना चाहूंगा। जो सुनकर कोलेट भी कहती है कि हाँ मुझे भी विल पर पूरा विश्वास है क्योंकि उससे ज्यादा डंजन को कोई नहीं जानता है। तभी सियोन कहता है कि अगर सारे मॉन्स्टर्स हमारा पीछा ही करने वाले हैं तो इससे अच्छा तो मैं लड़ना चाहूंगा। हाँ पर इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि मैं इस फ्लंकी की बात पर एग्री कर रहा हूँ। तभी आगे विग्नेल लिहाना से कहता है कि लिहाना मैंने विल को अपने आप को टच करने दिया, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम भी एक एल्फ के दोस्त पर भरोसा करो। जो सुनकर लिहाना कहती है लगता है मैं शुरू से गलत थी, विल तुम कोई शील्ड नहीं हो बल्कि तुम तो एक लीडर हो, तुम तो एक ऐसे इंसान हो जिसे अभी तक निराशा नहीं हुई। तो इसीलिए अगर विग्नेल, जिस पर मैं बहुत ज्यादा भरोसा करती हूँ, अगर वो तुम पर भरोसा कर सकता है तो मैं भी तुम पर भरोसा करूंगी। तो चलो विल, हम तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हैं। जो सुनकर विल कहता है कि ठीक है फिर चलो यहाँ से जिंदा वापस चलते हैं। लेकिन ये सब सुनकर जूलियस कहता है अरे ओ क्या तुम सभी लोगों का दिमाग खराब हो गया है? हम इस नो टैलेंट के प्लान से कभी नहीं जीत सकते हैं। जिस पर विल कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा जूलियस,
मेरे अकेले के प्लान से उस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा जरूरी चीज तुम हो, इसीलिए प्लीज हमारी मदद करो और इसके बदले में मैं तुम्हें एल्फी के एक स्पेल की ट्रिक भी सिखाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे लोग एवेंजर की तरह लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर लड़ाई शुरू होती है और जूलियस और कोलेट ड्यूक का ध्यान भटकाने के लिए उसके सामने चले जाते हैं, पर ड्यूक उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो जैसे तैसे उससे बच जाते हैं। जिसके बाद जूलियस अपने क्लोन्स की मदद से मैजिक स्पेल को कास्ट करना शुरू कर देता है और फिर हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं, जहाँ पर जूलियस कह रहा था कि आखिरकार तुम मुझे एल्फी की कौन सी ट्रिक बताना चाहते हो, जिस पर विल उसे बताता है कि एल्फी के जिस मैजिक को तुम यूज कर रहे हो उसकी मदद से तुम लंबे मंत्रों को पढ़ सकते हो। असल में जब तक किसी मैजिक स्पेल के मंत्र पूरे नहीं पढ़े जाते तब तक उसे कास्ट नहीं किया जा सकता, पर अगर तुम एल्फी का क्लोन मैजिक यूज करोगे तो अगर कोई मंत्र पढ़ते पढ़ते वो क्लोन टूट भी जाता है, फिर भी जहाँ तक उस क्लोन ने मंत्र पढ़ा था तुम उसके आगे से ही मंत्र पढ़ सकते हो। जिसका मतलब आसान सी भाषा में ये हुआ कि तुम लंबे मंत्रों वाले मैजिक स्पेल को भी यूज कर सकते हो। और फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि ड्यूक एक एक करके जूलियस के क्लोन को तोड़ रहा होता है और जूलियस सोच रहा होता है कि आखिरकार उस नो टैलेंट को क्या लगता है कि क्या स्पेल कास्टिंग इतनी इजी है, क्या उन्हें ये पता भी है कि एल्फी के क्लोन मैजिक को यूज करना कितना मुश्किल है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि वो लोग मुझसे ये सब करवा रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि जूलियस ड्यूक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है, जिसे देखकर ड्यूक उस पर हमला करने लगता है, जो देखकर विल सभी से कहता है कि सभी लोग जूलियस को कवर दो और तुम सभी लोग कम पावर वाले मैजिक स्पेल को भी यूज कर सकते हो। जो सुनकर कोलेट, सियोन और विग्नेल मिलकर ड्यूक के ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे ड्यूक का ध्यान भटक जाता है। पर हम ये भी देखते हैं कि उन लोगों के हमले से ड्यूक को कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर कोलेट कहती है कि जैसा विल ने कहा था, सच में इसके पास तो आयरन जैसे विंग्स हैं। जिसके बाद ड्यूक उन लोगों पर फिर से हमला करने लगता है, लेकिन विल उस पर हमला करके उसका ध्यान भटका देता है और फिर वो सोचता है कि अगर लाइब्रेरी की इंफॉर्मेशन सही है तो इसके पास आयरन जैसे विंग्स हैं, जिसका मतलब हमारे अटैक्स इसके ऊपर कोई काम नहीं करेंगे, हमें सिर्फ इसका ध्यान भटकाना होगा ताकि जूलियस को टाइम मिल जाए और वो अपने पावरफुल स्पेल से इस पर हमला कर सके। और फिर आगे विग्नेल और विल मिलकर ड्यूक का ध्यान फिर से भटकाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जूलियस के मंत्र पूरे हो जाते हैं और वो ड्यूक के ऊपर हमला कर देता है। सबको लग रहा था कि इससे कुछ हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि उसके हमले से भी ड्यूक को ज्यादा चोट नहीं आती है और अब ये देखकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं। तभी विल कहता है कि इस मॉन्स्टर के 270 क्रेडिट्स हैं, तो मुझे ये पहले ही लगा था कि इस हमले से भी इसका कुछ नहीं होगा, इसलिए लिहाना अब इसे तुम्हें ही खत्म करना होगा। जो सुनते से लिहाना उस ड्यूक की तरफ बढ़ने लगती है और विल कहता है कि चाहे ड्यूक ने जूलियस के हमले को रोक दिया है, पर फ्रीजिंग की वजह से उसके विंग्स स्लो काम करेंगे और लिहाना अपने फास्ट मूवमेंट की वजह से उसे वहाँ पर हमला कर पाएगी जहाँ उसे सबसे ज्यादा चोट लगेगी। लेकिन हम देखते हैं कि जैसी लिहाना उस ड्यूक पर हमला करने लगती है, वैसी उस ड्यूक के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिसे देखकर लिहाना सोचती है कि क्या ये अपने आप एक्टिवेट हो गया है। लगता है ये उन्हीं मजिशियन का काम है जिन्होंने इसे यहाँ पर बुलाया था। और तभी ड्यूक लिहाना पर हमला कर देता है और विल उसे बचाने के लिए भागता है और हम देखते हैं कि हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने की वजह से कीकी को विल के आगे एक शील्ड बनानी पड़ती है, पर वो हमला इतना खतरनाक था कि वो शील्ड भी उस हमले को रोक नहीं पाती है और इस वजह से एल्फी ने जो चश्मा विल को गिफ्ट में दिया था वो भी टूट जाता है। जिसके बाद हम प्रोफेसर एडवर्ड और प्रोफेसर वोकनर को देखते हैं, जो कि उन लोगों की तरफ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी प्रोफेसर वोकनर कहते हैं कि आखिरकार ये ड्यूक वहाँ कर क्या रहा है, जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड कहते हैं कि अभी इस बारे में सोचने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द उन लोगों तक पहुँचना होगा। वहीं इस तरफ विल और लिहाना नीचे गिरने लगते हैं, पर विग्नेल आकर उन्हें बचा लेता है। जिसके बाद कोलेट और विग्नेल लिहाना और विल को देखने चले जाते हैं और उन दोनों को देखकर लिहाना कहती है कि मैं ठीक हूँ, विल को देखो, उसने मुझे शील्ड बनाकर बचा लिया है। जो सुनकर कोलेट विल को आवाज लगाने लगती है और हम देखते हैं कि विल तो एल्फी के दिए हुए चश्मे को देखकर अभी भी शौक में होता है। तभी हम देखते हैं कि इधर ड्यूक भी अब जूलियस के हमले से फ्री हो जाता है, जो देखकर फिर लिहाना सबसे कहती है कि तुम सभी विल को लेकर यहाँ से चले जाओ, तब तक मैं इसे संभालती हूँ और अब चाहे इसमें मेरी जान भी क्यों ना चली जाए, पर मैं इसे रोक कर रहूंगी। जो सुनकर कोलेट कहती है कि देखो तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, जिस पर लिहाना कहती है
तुम्हें पता है हमारी फैमिली के लोग इतना जल्दी क्यों मारे जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि नाइट्स के तौर पर हमारे साथियों को बचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। जो सुनकर विग्नेल कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जिसके बाद लिहाना और विग्नेल अपने मैजिक से ड्यूक को रोकने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उनका मैजिक उस ड्यूक के ऊपर कुछ भी असर नहीं कर रहा था। जो देखकर सियोन सोचता है कि विग्नेल और लिहाना मरने वाले हैं और अगर हम नहीं चाहते कि उनकी मौत वेस्ट जाए तो हमें यहाँ से भागना चाहिए। तभी विल सियोन से कहता है कि प्लीज मुझे एक पंच मारो, एल्फी के दिए हुए चश्मे टूट गए हैं इसीलिए मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उन चश्मों के बिना बिल्कुल यूजलेस हूँ। जो सुनकर सियोन विल को पकड़कर कहता है तुम तो बिल्कुल चुप रहो, ये सब तुम्हारी ही गलती है। तुमने ही हमारे अंदर उम्मीद जगाई थी और तुम्हारी वजह से लिहाना और विग्नेल मरने वाले हैं। और ऐसा बोलकर सियोन विल को जोर जोर से कूटने लगता है। और फिर थोड़ी देर बाद विल सियोन के पंच को रोकते हुए कहता है तुम्हारा शुक्रिया सियोन, अब मैं कांपना बंद हो चुका हूँ, अब मुझे जाना होगा। कोलेट और कीकी का ध्यान रखना। जो देखकर सियोन कहता है आखिर ये क्या चल रहा है, क्या विल को किसी से डर नहीं लगता? जिस पर कोलेट कहती है कि वो डरा हुआ है और वो हमेशा डरता रहता है। लेकिन सियोन को यह सुनकर कुछ भी समझ नहीं आता और वो कोलेट से पूछता है कि तुम ये क्या बकवास करे जा रही हो, मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। जो सुनकर कोलेट उससे कहती है कि क्या तुमने कभी स्वॉर्ड को पकड़ा है सियोन? मैजिकल स्टिक को पकड़कर तुम दूर से अटैक कर सकते हो, लेकिन स्वॉर्ड्स ऐसे काम नहीं करती हैं। विल को उन पर हमला करने के लिए उन अपोनेंट्स के पास जाना होता है जो कि तुमसे बड़े और स्ट्रोंग हैं। क्या तुम्हें इस बात का एहसास भी है कि यह कितना खतरनाक और डरावना हो सकता है? हाँ, विल एक डरपोक है क्योंकि वो इस तरीके से किसी को छोड़कर भागने से डरता है और मेरे हिसाब से तो शायद लोग इसी को हिम्मत कहते हैं, इसीलिए अब मैं भी उसके साथ लड़ने जा रही हूँ। जिसके बाद आगे हम देखते हैं कि विल इस ड्यूक से लड़ते हुए सोच रहा था कि हमें इस पर हमला करने के लिए इसके विंग्स को काटना होगा, लेकिन तभी ड्यूक विल को मारकर नीचे गिरा देता है। और यहाँ पर विल सोचने लगता है कि अब जब मेरे पास चश्मे नहीं है तो मुझे डर लग रहा है और उससे ज्यादा तो मुझे इस बात से डर लग रहा है कि कहीं मैं किसी को खो ना दूं। और तभी विल कोलेट को एक इशारा करता है, लेकिन तभी ड्यूक विल पर काफी सारे स्पेल्स यूज कर देता है, जिसे देखकर विल सोचने लगता है कि अब अभी मेरे पास किकी नहीं है और इसीलिए अगर इस अटैक ने मुझे डायरेक्ट टच किया तो मैं अभी का अभी मारा जाऊंगा। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी हमले विल को लग जाते हैं और वहाँ पर सिर्फ विल की स्वॉर्ड होती है। लेकिन फिर तभी हम देखते हैं कि विल आसमान में होता है, जिसे देखकर कोलेट सोचती है कि अब मैं विल को अपना सारा बचा हुआ मैजिक दे दूंगी। और तभी कोलेट विल को एक तलवार दे देती है जिससे वो ड्यूक का एक विंग काटने में कामयाब हो जाता है और इस हमले से वो ड्यूक जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि सियोन भी अपने गार्डियन के साथ वहाँ पर आ जाता है और सियोन को देखकर ड्यूक सियोन पर हमला कर देता है, लेकिन सियोन अपने गार्डियन को शील्ड बनाकर बच जाता है और फिर वो डायरेक्ट ड्यूक के ऊपर कूद जाता है और कहता है कि अगर तुम ये कर सकते हो फ्लंकी तो मैं भी ये कर सकता हूँ। और फिर सियोन अपनी पूरी ताकत से ड्यूक पर हमला करता है, लेकिन इस हमले से भी ड्यूक को कुछ नहीं होता है और वो सियोन को दूर फेंक देता है। आगे एक तरफ सियोन सोचता है कि इसके सामने एक मैजिकल स्टिक भी काम नहीं आई, तो वहीं दूसरी तरफ विल सोचता है कि इसके सामने तो स्वॉर्ड भी काम नहीं आ रही। और तभी हम देखते हैं कि रोस्टी विल की तरफ एक क्रिस्टल फेंकता है और कहता है याद करो विल, इस एनिमे का नाम वॉन्ड एंड स्वॉर्ड है। जो सुनते ही विल को कुछ याद आता है और फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा कह रहा था कि क्या आपको पूरा विश्वास है, जिस पर एक लड़की कहती है कि मैं ये डिसाइड कर चुकी हूँ, ये सब इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए है और तुम देखना एक दिन वॉन्ड एंड स्वॉर्ड एक साथ जरूर जाएंगे। और इधर प्रेजेंट में विल को एक आइडिया आ जाता है और वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि सियोन, इसे हराने के लिए हमें जादुई छड़ी को स्वॉर्ड से जोड़ना होगा। और ये सुनकर सियोन अपने मैजिक से विल पर हमला कर देता है और विल उसे अपने स्वॉर्ड से एब्जॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर लिहाना कहती है कि इसकी तलवार तो आँख से घिर रही है, पर आखिरकार ये है क्या? तभी विग्नेल भी कहता है कि क्या इसकी स्वॉर्ड ने मैजिक स्पेल को एब्जॉर्ब कर लिया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि विल ड्यूक के हमले से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है और सोचता है कि मैं इस टाइम जो भी देख रहा हूँ वो सब कुछ लाल है और इस टाइम में मैं पावर से भरा हुआ हूँ और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर वो पावर बढ़ती जा रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी कोई मंत्र पढ़ रहा हूँ। और तभी हम देखते हैं कि वो ड्यूक विल पर हमला कर देता है, लेकिन विल अपनी स्वॉर्ड से उस हमले को रोकते हुए ड्यूक पर हमला कर देता है, जिससे उसके वहीं पर दो टुकड़े
खड़े हो जाते हैं। तो इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लोग विल को देख पाते हैं, जो कि ड्यूक को मारने के बाद बहुत थक चुका था। वो अब अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं भी अब बहुत ज्यादा थक चुका हूँ और मेरी स्वॉर्ड भी नॉर्मल हो गई है, पर आखिर वो अटैक था क्या। वहीं पर अब विग्नेल कहने लगता है कि आखिरकार इसने ग्रैंड ड्यूक को हरा ही दिया, जिसके बाद कोलेट विल को आवाज लगाती है, मगर तभी उन सभी को यह एहसास हो जाता है कि अब उनकी तरफ बहुत सारे मॉन्स्टर्स बढ़ रहे होते हैं। पर हम देखते हैं कि उन सभी में से किसी के भी पास उन सभी मॉन्स्टर से लड़ने की ताकत नहीं बची होती है। वहीं दूसरी तरफ हम लोग प्रोफेसर वोकनर और प्रोफेसर एडवर्ड को भी देखते हैं, जो कि उन लोगों की मदद करने के लिए जा रहे होते हैं। प्रोफेसर वोकनर एडवर्ड से कह रहे होते हैं कि ऐसे तो हम लोग वहाँ पर टाइम से नहीं पहुँच पाएंगे, जिस पर प्रोफेसर एडवर्ड भी एग्री करते हैं। जिसके बाद वापस से हम लोग विल और बाकी सभी लोगों को देखते हैं, जिनके ऊपर अब मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया था। और हम देखते हैं कि जैसे ही एक मॉन्स्टर जूलियस पर हमला करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर मेजा वंडर का किंग आरोन आ जाता है, जो कि एक ही अटैक से वहाँ पर मौजूद सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर देता है। और तभी वहाँ पर प्रोफेसर वोकनर और एडवर्ड भी पहुँच जाते हैं, और तब वो सभी लोग मेजा वंडर के किंग आरोन को देखकर हैरान हो जाते हैं। आगे विल आरोन को देखकर अपने मन में सोचता है कि यह तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मजिशियन है, पर आखिर ये यहाँ पर कर क्या रहे हैं। इनके साथियों के पास तो डंजन में जाने का सामान है, तो इसका मतलब क्या ये किसी फ्लोर से वापस आ रहे हैं। जिसके बाद हम लोग आरोन को देखते हैं, जो कि अब उन सभी स्टूडेंट्स की तारीफ करने लगता है, क्योंकि वो लोग बिना किसी के सपोर्ट के ड्यूक को हराने में कामयाब हो चुके थे। अब तारीफ सुनना किसे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आपको भी लगता होगा। और अब अपनी तारीफ सुनकर वो सभी लोग भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। आगे फिर विल हम सभी ऑडियंस को बताता है कि किंग के आने से सभी मजिशियन और एल्फ तो खुशी के मारे उनके सम्मान में झुक गए और सभी लोगों की अटेंशन उन्हीं की तरफ थी, मगर मेरी आंखें किसी और को देख रही थी। किसका? अरे ठरकुल्लो, कोई लड़की की बात नहीं हो रही है। हम देखते हैं कि आरोन का एक साथी विल के पास आता है और कहने लगता है कि मैं बहुत ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ, किसने सोचा था कि स्वॉर्ड अभी भी जिंदा होगी। इसके बाद वो बंदा विल से उसका नाम वगैरह पूछने लगता है और वो अपना नाम फिन बताता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हम लोग उन्हीं दोनों इंट्रूडर्स को देखते हैं, जहाँ पर अब एक इंट्रूडर दूसरे वाले इंट्रूडर से कहने लगता है कि अच्छा हुआ कि हम लोग इसे जल्दी से जल्द यहाँ पर लेने आ गए, क्योंकि अगर हम लोग ने ऐसा नहीं किया होता तो वो लोग हमें पकड़ लेते। जिस पर दूसरा इंट्रूडर कहता है कि अब जब हम लोगों ने अपना मिशन पूरा कर ही लिया है तो चलो पार्टी करते हैं। हाँ करो, हम लोग भी आ रहे हैं, चलो रे सब लोग। जिसके साथ ये सीन शिफ्ट होता है और अगले सीन में हमें बताया जाता है कि इस भयानक इंसिडेंट के बाद ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस को रोक दिया गया है, क्योंकि इस इंसिडेंट के दौरान एकेडमी के 11 प्रोफेसर मारे जा चुके हैं। हाँ, मगर उन प्रोफेसर के एफर्ट्स की वजह से सारे स्टूडेंट सही सलामत बच गए हैं। साथ ही में आई विटनेसेस की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उन इंट्रूडर्स पर वारंट भी निकाल दिए गए हैं, मगर उन इंट्रूडर्स को अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया है। उन लोगों को ढूंढने के लिए CID दया को भेजना पड़ेगा, अभिजीत को भी। जिसके बाद दूसरी तरफ हम लोग विल और बाकी लोगों को एकेडमी के हॉस्पिटल में देखते हैं। हाय रे, कमर टूट गई, माथा टूट गया। ऐसा नाटक वो लोग नहीं कर रहे थे, हम ही लोग करते हैं। वहाँ पर अब सभी लोग इंट्रूडर के बारे में बात कर रहे होते हैं कि कैसे वो लोग कितने पागल थे कि उन्होंने प्रोफेसर को भी मार दिया, और कैसे अगर मेजा वंडर का किंग आरोन वहाँ पर नहीं आया होता तो वो लोग मारे जा चुके होते। खैर, इसके बाद लिहाना सभी लोगों से कहती है कि इस खतरनाक इंसिडेंट के बाद भी हम लोग जिंदा हैं, जिसका मतलब हम में कुछ तो बात है। हम लोग इतने खतरनाक अपोनेंट का सामना करने के बाद भी सही सलामत है। ऊपर से मैंने अपने नाइट होने की ड्यूटी भी निभाई है। मैंने ये टीम इसलिए बनाई थी ताकि टावर को ये पता चल सके कि हम लोग कितने ताकतवर हैं, और मुझे पूरा विश्वास हो चुका है कि ये बहुत अच्छी टीम है, तो इसीलिए मैं तुम्हारा इस टीम में आने के लिए शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे फिर लिहाना के पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा था, मतलब उसको भूख लग रही थी। इसीलिए फिर कोलेट उसके लिए कुछ एप्पल्स लेकर आती है और उसको खिलाने लगती है, मगर फ्लो में लिहाना तो कोलेट के एक के बाद एक सारे एप्पल खाए जा रही थी। लेडी कुंभकर्ण थी वो, जो देखकर कोलेट उससे कहती है, कुंभकर्ण कहीं की सब का सब खा जाओगी क्या? अब तो विल और बाकी सभी के लिए कोई एप्पल ही नहीं बचे।
क्या तुम सच में इतनी बड़ी भुक्कड़ हो? जिस पर लिहाना कोलेट को बताती है वो दरअसल क्लोज कॉम्बैट मैजिक को यूज करने की वजह से मेरी बहुत सारी फिजिकल और मैजिकल एनर्जी खर्च हो जाती है और इसीलिए मुझे अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए ज्यादा खाना पड़ता है, तो इसीलिए तुम प्लीज मुझे भुक्कड़ तो मत बोलो। वहीं पर अब लिहाना का ऐसा बर्ताव देखकर सियोन भी कहने लगता है कि किसने सोचा होगा कि मिस परफेक्ट ऐसी होगी। जिस पर विग्नेल सियोन से कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जब मुझे पता चला कि ये इतनी ज्यादा खाती है तब मैं भी हैरान हो गया था। मैंने तो कुंभकर्ण को फोन भी लगाया कि फटाफट आओ और इसको लेकर जाओ। मजाक। आगे फिर विल भी अपनी टिप्पणी देता है कि वैसे तो मैं भी बहुत खाता हूँ मगर लगता है कि लिहाना मुझसे भी ज्यादा खाती है। जिस पर फिर आगे लिहाना टॉपिक को थोड़ा सीरियस करते हुए विल से कहती है कि वो सब छोड़ो विल, मैं तुम्हें एक बार फिर से थैंक्स कहना चाहती हूँ क्योंकि बिना तुम्हारे बैटल एक्सपीरियंस और करेज के हम लोग कुछ नहीं कर पाते। जिस पर विल कहता है अरे ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पर सभी लोगों ने मेहनत की है तो इसीलिए इस चीज का क्रेडिट सब लोगों को जाता है। लेकिन नक चढ़ा जूलियस विल की बातें सुनकर चिढ़ जाता है और बकवास करने लगता है और उसकी बकवास के बीच में ही कोलेट एक एप्पल उसके मुंह में ठूस देती है। चुप रहे। जिसके बाद सियोन विल से कहता है कि वो सब तो ठीक है फ्लंकी, लेकिन ये बताओ कि आखिरकार वो किस तरह की पावर थी जिसने मेरे मैजिक को एब्जॉर्ब कर लिया था। तभी कोलेट भी कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, वो पावर सच में कमाल की थी, उसे देखकर तो मैं एक पल के लिए हैरान हो गई थी। जिस पर फिर विग्नेल भी कहता है कि हाँ उस अटैक को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो किसी तरह की स्पेल ही थी। जिस पर लिहाना कहती है कि मुझे ये तो पता नहीं कि वो कोई भी मैजिक था या नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई स्पेल तो कास्ट नहीं किया गया था और इसीलिए मुझे तो ये बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि इसे मैजिक भी कहना चाहिए या फिर नहीं। आगे नकचड़ा जूलियस विल से कहता है और अगर तुम्हारे पास ऐसी पावर थी ही सही तो तुम्हें हमें पहले ही बता देना चाहिए था, तुम्हारी वजह से तो हम वहाँ पर मरने वाले थे। जूलियस वापस तूने अपनी बकवास शुरू कर दी, इसीलिए किकी उसे अपने नाखूनों से नोचने लगती है। तब इन सारी बातों का जवाब देते हुए विल कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि वो क्या था, उस टाइम मेरा दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। तभी कोलेट कहती है कि शायद इसके बारे में हमें प्रोफेसर वोकनर और एडवर्ड कुछ बता सके। लिहाना कहती है कि हाँ तुम सही कह रही हो, और तो और मुझे वो एबिलिटी कुछ अलग ही लग रही थी। तभी विल सभी लोगों से पूछता है वैसे क्या किसी को पता है कि वो जो यंग लड़का मेजा वेंडर के किंग के साथ में था वो कौन है। जिस पर लिहाना कहती है कि वो शायद फिन ट्राइब का मेंबर होगा, मैंने किताबों में पढ़ा था। एक ट्राइब है जिसके मेंबर्स के पास कोई मैजिक नहीं है लेकिन उनके पास डंजन के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज है और मेजर्स क्वीन के आने के बाद से उन्होंने टावर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है कि वो सभी को डंजन में गाइड करेंगे। लोग तो ये भी कहते हैं कि उनके बिना हम डंजन के डीपर फ्लोर तक पहुंच ही नहीं सकते हैं। तभी विल वापस से अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे जानना है कि वो कौन सी पावर है जिससे मैंने ग्रैंड ड्यूक को हराया था और मुझे ये भी जानना है कि वो अजीब सी फीलिंग क्या थी जब मैं उस लड़के से मिला था। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम फिन को देखते हैं जो कि हेडमास्टर से मिलने आया होता है। हेडमास्टर उससे पूछ रही होती है कि तुम डंजन के कितने फ्लोर तक जाकर वापस आ रहे हो, जिसके जवाब में फिन कहता है कि हम लोग इस बार 49th फ्लोर तक गए थे और मैं आपके लिए एक गिफ्ट भी लेकर आया हूँ। और ऐसा बोलकर वो अपने पीछे बंधे सामान को खोलता है, उसमें से एक टूटा हुआ स्वॉर्ड निकलता है जो देखकर हेडमास्टर उससे पूछती है कि क्या ये मैच स्लेयर का वेपन है। जिस पर लिन हाँ कहता है और फिर वो बताता है कि हमें 40th फ्लोर पर कुछ इविल ग्रुप मिले थे जिनके साथ हमने लड़ाई की और उसमें हमारे 20 हाई लेवल के मेज मारे गए। हम पीछे हटने का चांस नहीं ले सकते थे इसीलिए हमने उन्हें मार दिया और मैं जो ये वेपन लाया हूँ वो डंजन में नेचुरली मिलते नहीं हैं। इसका मतलब वो लोग डंजन में जरूर कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आगे वो कहता है कि आरोन ने मुझे वापस डंजन में जाकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा है, इसीलिए मैं इस चीज को एनालाइज करने का काम आप पर छोड़ रहा हूँ। जो सुनकर हेडमास्टर उस स्वॉर्ड को अपने पास रख लेती है और कहती है कि मुझे माफ कर देना, तुम्हें इतना सब करना पड़ रहा है। जिस पर फिन कहता है कि कोई बात नहीं, मगर आप सब इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो ठीक है, अब चलो मेन टॉपिक पर आते हैं।
ऐसा बोलकर वो हेडमास्टर की टेबल पर चढ़ जाता है और हेडमास्टर से कहता है कि आप मुझे उस लड़के के बारे में क्यों नहीं बताती? तुम्हें पता है ना कि वॉन्ड्स तुम्हारी टेरिटरी में आती हैं और स्वॉर्ड मेरी टेरिटरी में। ये सुनकर हेडमास्टर थोड़ी डर जाती है और कहती है कि विल हमारी एकेडमी का एक स्टूडेंट है और वो एक वॉन्ड बनना चाहता है ताकि वो टावर के ऊपर जा सके और मेजा वेंडर बन सके। हेडमास्टर की ये बात सुनकर फिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और फिर कहता है कि ऐसा तो मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि एक स्वॉर्ड वॉन्ड बनना चाहता है। तो हेडमास्टर कहती है कि हाँ, मैं जानती हूँ कि ये बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन शायद इससे बहुत कुछ बदल सकता है। जो सुनकर फिन हेडमास्टर की टेबल से नीचे उतर जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं उसे कुछ वक्त के लिए तुम्हारे पास छोड़ देता हूँ, लेकिन मैं उसके ऊपर नजर रखूंगा। जिस पर हेडमास्टर कहती हैं कि हाँ, तुम्हें जो भी ठीक लगे वो करो। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और दूसरी तरफ हम लोग विल को देखते हैं जो कि ट्रेनिंग करने लग गया था। तभी वहाँ पर कोलेट आती है और कहती है कि गजब आदमी हो यार तुम, अभी तक सभी लोगों की इंजरी ठीक नहीं हुई और तुम ट्रेनिंग करना शुरू कर दिया। जिस पर विल कहता है वो क्या है ना, मेरे अंदर कुचनियाँ काटती रहती है, इस वजह से मैं आराम से नहीं बैठ पाता और वैसे भी मुझे बहुत आगे बढ़ना है, इसीलिए मुझे और ट्रेनिंग तो करनी होगी क्योंकि मुझे कहीं पहुँचना है। तभी थोड़ा दूर खड़ा जूलियस कहता है कि इसकी बॉडी कितनी स्ट्रॉन्ग है, ये कोई मेज तो नहीं हो सकता, लगता है कि ये शायद एक ड्वार्फ है। जिस पर विग्नेल कहता है कि तुम एक एल्फ के फ्रेंड को ड्वार्फ से कंपेयर मत करो, ये एक वॉरियर है, इसकी हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी नक चढ़ा सियोन उसके मुंह से विल की तारीफ सुनकर विल को लड़ने के लिए चैलेंज करने लगता है। ये तो पागल ही है यार, एक नंबर का बेफालतू की लड़ाई करता है और चैलेंज करने के बाद वो सीधा छत से नीचे कूद जाता है जिससे उसे बहुत दर्द भी होता है। तो कोलेट उसे रुकने के लिए भी कहती है मगर वो नहीं रुकता। तो विल कहता है कि देखो सियोन, तुम्हें बहुत चोट लगी है, इसीलिए तुम्हें अभी आराम करना चाहिए। जिस पर सियोन कहता है देखो तुम अपनी बकवास बंद रखो, तुमने ग्रैंड मेजिया फेस्टिवल में कहा था कि तुम मेरे साथ बाद में फाइट करोगे और इसीलिए तुम्हें अब अभी मेरे साथ फाइट करना ही होगा। और वैसे भी अगर तुम मुझे ही नहीं हरा सकते तो टावर के ऊपर क्या खाक जाओगे? सियोन की ऐसी नकचड़ी बातें सुनकर विल मान जाता है तेरी की तो ने, और फिर दोनों फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसके बाद दोनों में धमाधम फाइट शुरू होती है। हम देखते हैं कि विल सियोन के अटैक से बचकर इधर उधर भाग रहा होता है और ये सब प्रोफेसर एडवर्ड भी देख रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अचानक से प्रोफेसर वोकनर आ जाते हैं। छोरा धुमाला कर रहा हो, और उन्हें देखते से सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। इसके बाद हमें दूसरी तरफ सारे मेजा वॉन्डर्स को दिखाया जाता है जो कि अपना अपना काम कर रहे होते हैं। फिर कहानी 2 महीने आगे बढ़ती है और हम सारे स्टूडेंट्स को क्लासरूम में देखते हैं जहाँ पर प्रोफेसर वोकनर कह रहे होते हैं कि स्कूल का ये साल खत्म होने वाला है और 6th ईयर के स्टूडेंट होने के लिए ये आपका लास्ट एग्जाम होगा। ऐसा कहकर वो सभी को क्वेश्चन पेपर दे देता है और एग्जाम स्टार्ट हो जाती है। तभी विल अपने मन में कहता है कि मैं पूरी मेहनत करूंगा और एल्फी से तो मिलकर रहूंगा। ठीक है भाई, लेकिन अगले सीजन में, क्योंकि ये सीजन, ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।